आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हर बड़प्पन में भी बचपन हो, उम्र चाहे फिर 55 हो। 55 एपिसोड की उम्र आज तक रेडियो के बतरस वाले पॉडकास्ट तीन ताल की पूरी हो गई है। और 29 अक्टूबर है आज तारीख जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज सुबह जब सोकर के उठा बाबा और मैंने नज़ारा देखा तो मुझे एक और बाबा की याद आई। बाबा अमीर खुसरो का लिखा कलाम जो उन्होंने जनवरी के महीने में लिखा था रजाई ओढ़कर कि आज ठंड है री माँ, आज ठंड है। ठंड अब शुरू हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में, जहाँ बैठ करके हम तीनों, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मैं कुलदीप सरदार। कुलदीप को सर्दी ज्यादा लगती है क्योंकि दहिया हालुक हो तो शीत ज्यादा लगत। हाँ, तो मेरे लिए तो शुरू हो गई है वो गर्म पानी और अंदर टी शर्ट पहनना। अच्छा, इस मामले में हम टोड्स और मेढक की तरह अनुकूलित हैं। हाँ। हम जाड़ों में भी, चिल्ले जाड़े में भी टी शर्ट और ये हाफ पैंट पहने या लुंगी मारे घर में निर्विकार भाव से दिसंबर जनवरी में भी घूमते रहते हैं। ये गॉड गिफ्ट है ये। मुझे जब चर्बी नहीं थी तो गर्मी भी ज्यादा नहीं लगती थी और सर्दी भी ज्यादा नहीं लगती थी। चर्बी जब से बढ़ी है तब से ऐसा लगता है कि सर्दी में सिर्फ आपकी चर्बी ठीक नहीं है। डॉक्टर भी आपसे यही कह रहा है कि आपकी चर्बी गर्मी भी ज्यादा लगता है और सर्दी भी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो बातों के बताशे बनाएंगे। अभी शुरू करते हैं तीन ताल का 55वां एपिसोड। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 55 मिस्टर एंड मिसेस 55। वैसे ये एक फील तो है स्टूडियो में, वैसे गुरदत्त की स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हुए। हाँ, माइक वाली जो फील, जो एक बार मन करता है पास जाके बोले आवाज की दुनिया के दोस्तों। बस एक ही मन करता है कि का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। एक ही मन करता है कुलदीप कि यहाँ पे एक हीटर या स्टोव होता, चाय बनती रहती। स्टोव वाली पिन तो आपने रखी हुई है। अरे स्टोव का पिन याद है? हाँ, गजब होता था वो। तो इतना उदाहरण देते हैं स्टोव के पिन की। मेटाफर है वो। अच्छी चलती फिरती कहानी या अच्छी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही स्टोरी या किसी नई घटना में जब कोई अचानक से उच्छेप आ जाता है तो मैं जो पहला मेटाफर यूज करता हूँ वो यही है कि यार तुम मटर का छोला चढ़े हुए स्टोव में पिन मार दिए हो है। क्योंकि वो उसका बैड लक मेरा भी खराब था। कई बार उसको डालो वो वही रह जाता था। नहीं, हम इस मामले में एक्सपर्ट डंडा होता था, वो टिन का होता था। हम इस मामले में एक्सपर्ट रहे। करो निकालो तो साला वो डंडा निकल जाता था, पिन उसमें रह जाती। हीटर का फिलामेंट जोड़ने में और स्टोव में पिन मारने में हमारी दक्षता रही है। और वो होता मोहल्ले में एक ही आदमी होता था। हाँ, जो ये इसमें तो हम विशेष अधिकार रहा है अपना। पर आज पिछले तीन ताल में हमने तीन ताल से जुड़े कपिल देव सिंह से मिलवाया था जो उसकी एडिटिंग और मिक्सिंग करते हैं। और आज हम शुभम तिवारी से मिलवा रहे हैं जो तीन ताल के प्रोड्यूसर हैं। और जो तीन तालीय जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें जो लोग जुड़े हैं वो सब जानते हैं शुभम को। वो अब शुभम को ही संबोधित करके शुभम ने उसमें मुझे नहीं जोड़ा है, बाकी सबको जोड़ दिया है। मैं भेज चुका हूँ, मैं भी तीन तालियां सूची। शुभम की आवाज़ सुनते। शुभम, क्या हाल चाल है? सब बहुत बढ़िया। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो बस हमको यही समझ में आया उमराव जान में जैसे वो रेखा कहती हैं कि अब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है याद, वरना मुझे कुछ कहना ज़रूर था। तो वाह वाह वाह। क्या कहना था क्या नहीं कहना था कुछ नहीं याद है। ताऊ ने शुरुआत के दूसरे या तीसरे एपिसोड में कहीं ये ज़रूर कहा था कि जब वो चिट्ठी लिखने की शुरुआती जब बातें होती थी कि चिट्ठी लिखा करें आप लोग, तो उस समय ताऊ ने ये ज़रूर कहा था कि कितने लोग सुनते हैं हमें ये तो हमें मालूम होता है, लेकिन आप सुनते वक्त क्या सोच रहे हैं वो लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी यहाँ ये कहते हुए जो आप सोच रहे हैं उसको हूबहू कह पाना, ये हमने उस समय भी चिट्ठी में लिखा था और आज फिर वही स्थिति है कि जो सोच रहे हैं उसको हूबहू कह पाना मुश्किल है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि आप तीनों लोगों को सामने से देख भी रहे हैं और यहाँ बैठकर सुन भी रहे हैं। क्या बात। तुम्हारे लिए इस अंक का संपादन आसान हो जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक हरी टोंट वाली कलम नोट्स लेने बैठे हुए, सादा कागज लिए तुम बैठे हो और मिनट्स नोट करेंगे। 54वें मिनट पे बीप लगाना है।
लेकिन लड़के को जमानत मिल गई था वो है। हाँ, लड़का जौन है मतलब घर आजा परदेसी तेरा देश 23 दिन लगे 23 साल वाले को बाहर आने में। इस बात से अपन को और डर लगता है कि अपन गए तो फिर इतनी उम्र के बराबर में आएंगे। क्या है ना ताऊ कि बड़े लोगों के लिए 23 दिन भी 23 साल बराबर होता है अगर इस तरह का हो तो। किसी ने ना उस पे ट्विटर पे लिखा है कि आर्यन बाहर आया, किरण अंदर गया, और पता होना चाहिए था आपको पहले से कि शाहरुख खान किरण का पीछा नहीं छोड़ेगा आसानी से। तो ये है। और आज सुबह एक और चीज हुई जब मैं सो कर उठा, बीती रात ही हुई, मुझे नहीं पता कितने बजे हुई, लेकिन जब सो के उठा तो पता चला कि फेसबुक अब फेसबुक नहीं रहा, मेटा हो गया है। बड़ा लोगो उसका इन्फिनिटी टाइप का लोगो है, देखा आपने लोगो उसका? हाँ, और रात में ही देखे कि ये तो। लेकिन आप जो फेसबुक देखते हैं फेसबुक ही रहेगा। कंपनी जो फेसबुक करके थी उन्होंने अपना नाम मेटा कर लिया है। तो अब फेसबुक अब जो है इंस्टाग्राम बाय फेसबुक होता था, हाँ, वो इंस्टाग्राम बाय मेटा मेटा होगा, फेसबुक भी बाय मेटा होगा और व्हाट्सएप भी बाय मेटा होगा। वैसे अब जकरबर्ग चाहें तो अपना नाम बदल के मेटा भाई कर सकते हैं। नहीं, और मोटा भाई के बाद तो उनका वैसे भी राइट है कि मीठा भाई बन जाए वो। कोई लोगों ने लिखा है उन्होंने अपनी डीपी बदली तो लोग जाके लिख रहे हैं मार्क मेहता का उल्टा चश्मा। जो बाहर के जो अपने फॉरेनर्स हैं वो लिख रहे हैं मैनी कंग्रेचुलेशंस मार्क, और ये वो हमारे भारतीय जाके हिंदी में लिख रहे हैं मार्क मेहता का उल्टा चश्मा। मेटा पे लेकिन थोड़ी बात करनी है मुझे, इसलिए आपने भी सुबह ट्वीट किया मुबारक हो। हमने रात में 12 बजे जैसे ही ये AFP पे सबसे पहला फ्लैश आया उसके ठीक बाद में हमने 2 ट्वीट दे मारे लोगों को। मैं ट्वीट पे सक्रिय नहीं रहता हूँ, केवल बेबाक बुधवार में आता हूँ। ट्वीट करना अपनी फितरत नहीं है, केवल देखने के लिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन उन ट्वीट्स में ताऊ की सी आभा थी है ना, वही वर्ड प्ले था उसमें, तवापा था उसमें। मुबारक हो मैंने, बेटा। हाँ, तो मुबारक हो बेटा हुआ है पहला था, और दूसरा हमारा ये था कि भाई डेटा इनके पास पहले से है, अब मेटा भी हो गया तो मेटा डेटा पूरा हो गया है फेसबुक का। वो फिल्म है, वो कौन सी है, गुंडा फिल्म, जिसमें नहीं है नाम है बुल्ला रखता हूँ कुल्ला, तो वो नाम है मेरा मेटा चुराता हूँ डेटा। ये बहुत, लेकिन जिस दिशा में जा रहे हैं, जो उन्होंने बताया कि मेटा होने के बाद क्या होने वाला है, वो बहुत मतलब आदमी को चकित भी करता है, भविष्य के प्रति उत्साहित भी करता है और डरावना भी है। बहुत डरावना है। मुझे लगता है कि फेसबुक की पूरी कहानी में जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि फेसबुक ने जिन लोगों को लेट 90s और ये 2000 के पहले दशक में, पहली दहाई में जिन लोगों को कैप्चर किया था, जिन लोगों को उसकी बीमारी लगाई थी, वो अब धीरे धीरे कंटेंट के स्तर पे बढ़ाते जा रहे हैं। और एक नई पौध है जो फेसबुक पे जाना नहीं चाहती है, वो स्नैपचैट से लेके इंस्टा तक अपना पांव पसारे हुए। तो इन सारे लोगों के बीच में जो अब फेसबुक के इतने खुलेपन को स्वीकार नहीं करने को तैयार हैं और अपनी निजता के साथ में एक वर्चुअल सोशल रियलिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन लोगों को कैसे कैप्चर करेंगे या तकनीकी के स्तर पे कैसे आगे जाएंगे और कैसे अब आगे इस क्रम को बनाए रखें कि वो सोशल मीडिया के दुनिया के बेताज बादशाह रहें, इसकी पूरी एक सुनियोजित उसको साजिश भी कह सकते हैं भैया, जिनको आलोचना करनी हो, और तैयारी कह सकते हैं जो सापेक्ष हो, तो वो मुझे इसमें दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अधिक महत्वाकांक्षी जुकरबर्ग एक अधिक व्यापक और आधुनिक तरीकों से लैस तैयारी के साथ आपके बीच में होंगे। और टाइमिंग भी देखिए कि जब विसल ब्लोअर्स खड़े होकर के कह रहे हैं कि फेसबुक अपनी रिसोर्सेज के एलोकेशन को लेकर के बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, या फेक न्यूज़ के बारे में जानता है कि यहाँ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, बट वहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट ही नहीं कर रहा है। अमेरिका और इंडिया में जो रिसोर्सेज लगाए हैं दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एल्गोरिदम को लेके सवाल हो रहे हैं, वहाँ पे जो वर्कफोर्स है उसके हक की बात हो रही है, और उस टाइम पे फेसबुक करता है कि चलो रीब्रांड करते हैं हम अपने आप को। ये उनका जवाब है, वो जो पानी रिस रहा है उस पर चिप्पी लगाने के लिए नए नाम की चिप्पी। क्योंकि अब तक जो है ना वो इस बात में इंटरेस्टेड रहते थे कि आप क्या करते हो, क्या लिखते हो, एक्सप्रेस करते हो। अब उनका फोकस है कि आप क्या सोचते हो। बिल्कुल, यहाँ पे जाने का वो बहुत ही खराब चीज है। उसको किसी को ट्रैक करना वो अच्छी बात नहीं है। बहुत देखते हैं, शायद अपन वो दिन ना देखें, पर आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत लेकिन समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। विकास का क्रम है,
प्रोथीरियंस अब मेटाथीरियंस बन गए हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे यूथीरियंस भी हो जाएंगे। जिस दिन ज़करबर्ग यूथेरियन हो जाएंगे बहुत संकट हो जाएगा। मुझे एक हिंदी फिल्म का गाना याद आता है, एक चिपकौआ आशिक जब अपनी महबूबा से कहे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, तो समझ जाइए कि फेसबुक का नाम मेटा हो गया है। हमको लोग पूछते हैं कभी कभी, अरे आप फेसबुक यूज नहीं करते? मैं कहता हूँ नहीं, फेसबुक मुझे यूज नहीं करता। क्योंकि आप फेसबुक यूज नहीं करते, ये आपको भ्रम है। आप जब इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो तो इंस्टाग्राम आपको यूज करता है, फेसबुक आपको यूज करता है। आपको जब तक यूज होना है आप होते रहो। कहते हैं इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, कुरान में भी पहला है इकरा, पढ़ो। चूंकि लोग पढ़ नहीं रहे और इच्छा नहीं कर रही है एक जनरेशन की कि पढ़ना बहुत कठिन काम है, इमेज देख के काम चलाते हैं, तो वो उसको तो पैसे कमाना है ना, उसको उसका इंटरेस्ट इसी में है। तो अब वो इमेज से, आपके इमेज को समझने की कैपेसिटी से, आप दिन भर में क्या करते हो उसको लिंक करते हुए आपकी कम्युनिकेशन को जो है वर्ड, आपके कम्युनिकेशन से वर्ड हटाया जाएगा। हम जो ये बैठ के हम बोलते हैं, फेसबुक यह चाहता है और जुकरबर्ग यह चाहते हैं कि जरूरी नहीं है शब्दों का होना। जैसे ये बात टीवी के लिए कही जाती थी कि पहले वो जब हम लोग रात में भोजन के बाद मूंगफली खाते हुए परिवार बैठता था और आपस में बातें होती थी। टेलीविज़न आया, मतलब वो तार आपस में जुड़ता था। टेलीविज़न आया तो सबका तार जाके टीवी में जुड़ने लगा। अब वो सारे तार टूट के सबका संवाद जो है सबके मोबाइल से जुड़ गए हैं और अब आगे चल के तो सबका मालिक टेक। हाँ। लेकिन बहुत ही खतरनाक है जिस तरफ हम जा रहे हैं और जिस तरह की तैयारी है ज़करबर्ग साहब की, तो मतलब मैं वो दिन का इंतज़ार करूं क्या कि अमेरिका के राष्ट्रपति वही होंगे। नहीं, उनको होने की आवश्यकता नहीं। ये भी एक चीज़ है, वो जो एक डिस्टोपियन आदमी लिखते हैं ना, किताबें लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, जिसमें कि दुनिया को कॉरपोरेशंस चला रही है और हम लोग सिर्फ कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा ही होने वाला है, ऐसा लगता है। हम अभी जैसे बात कर रहे हैं, 3 बूढ़े लोग बात कर रहे हैं, जबकि 2 ही बूढ़े हैं। सरदार को हम लोग बूढ़ा नहीं मानते, बाबा हमेशा से सरदार के सारे बाल, मैं तो जन्म से बुजुर्ग हूँ और सरदार के सारे बाल काले हैं तो क्वालिफाई ही नहीं करता है। ना चर्बी है, ना सफ़ेदी है, ना झाइयाँ हैं। उस हिसाब से तो 40 तक मैं क्वालिफाई करूँ। मैं और बाबा अगर एक ऊंची सी इमारत बनाए, उसका नाम बुजुर्ग खलीफा रखेंगे। ये जो मेटा शब्द है ना, मेटा मतलब, उसके लिए थोड़ा मैं इधर मेटा पे भी उसको लाना चाहता हूँ। मतलब ग्रीक में मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, किसी चीज़ के परे, और भोजपुरी में मेटा का मतलब होता है घड़ा। जिसमें पानी रख के पिया जाता है। और एक और मेटा होता है, कानपुर देहात में आप जाएंगे प्राइमरी स्कूल में, तो टीचर जो है वो जब पढ़ाता है और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता है तो बच्चों से कहता है, बच्चों ये लिख लिया हो तो मेट दें। मेट दें। मेटा हुआ था। हाँ, मेटा हुआ को मेटा बोलते हैं। तो वो भी एक मेटा मुझे उससे याद आया। तो वो समेट से मेट आया होगा मेरे ख्याल से। हाँ। और वो बना दिया गया। लेकिन ये बियॉन्ड तो है मामला। कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं ज़ुकरबर्ग। तो नाम बदल दिया है फेसबुक ने, और आज हम लोग हम नाम पे भी बात करेंगे आगे। पर मैं पिछली बार वो रह गया था, आपको याद होगा, पर मैं पूरा एजेंडा बताता हूँ आज और क्या क्या बात। पिछले दिनों एक शब्द पॉलिटिकल सर्कल में बड़ा चर्चित हुआ, वो है भगचोनहर। लालू प्रसाद यादव ने, जो कांग्रेस के भक्त चरण दास हैं, बिहार के कांग्रेस प्रभारी, उनको कह दिया और बड़ा उसमें विवाद हुआ कि ये दलित विरोधी शब्द है और वगैरह वगैरह। शिवानंद तिवारी आए, बोले कि नहीं ये तो भोजपुरी भाषा का शब्द है, इस पे विवाद मत करिए। पर जो विवाद हो रहा है उससे अपन को क्या, अपन को तो पानी निकल रहा है। तो अपने को एक मस्त टॉपिक मिला है, भगचोनहर शब्द की व्याख्या आज करेंगे। ये मूर्ख का समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो दूसरी बोलियों में, दूसरी आंचलिकताओं में मूर्ख के समानार्थी शब्द और कौन कौन से हैं, इस पर बात करेंगे। और मेरा मन है कि भक उपसर्ग पर भी बात की जाए। व्हाट द भक, व्हाट द भक से लेकर के भक सारे नहीं के। हाँ, हमारे यहाँ चलता है उधर। हाँ, या मेले में कोई पुरुष जब किसी युवती को कहे कि टिकुली दियाए दे, तो कहती है भक। हाँ, उसमें आधा का वाला का है ना, तेरी कुड़माई हो गई धत वाला है। हाँ। तो अगर अबे और तबे तक भी हम गए तो वहाँ तक भी ले जाएंगे इस बातचीत को। ताऊ बाबा से पूछेंगे कि इनके प्रिय विशेषण कौन से हैं और प्रिय हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं भाषा में, वाक्य में। और फिर आज जैसा कि वादा था, दिवाली की सफाई, रंग रंगाई, पुताई पर बात करेंगे। सफाई करते हुए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो खोई हुई थी,
या जिनके बारे में मालूम नहीं था कि खो गई हैं, और वो अचानक मिल जाती हैं, और फिर मिल जाती हैं तो लगता है कि अचानक इसको फ्रेम करवा लें। और सफाई पर भी कुछ टिप्स लेंगे, क्योंकि बाबा तो सफाई पसंद है, जाड़ों में भी रोज़ नहाते हैं मेरी तरह नहीं है। तो सफाई क्यों ज़रूरी है और उसका सही तरीका क्या है, ताकि प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट ना हो, है ना, वो प्रक्रिया जो है उसको आप एंजॉय कर सकें। बिल्कुल। और कैसे दिवाली की सफाई प्रोसेस इज अ पनिशमेंट बन चुकी है, हाँ, खास करके उत्तर भारत में, इस पे भी बात हाँ। होगी। और फिर बात हम नामों पे करनी है। जैसा मैंने बताया, अपने ही नाम वाले मशहूर और बदनाम लोगों को देखकर उनसे मिलकर कैसा लगता इतना है। सुंदर तरीका है ना एक पद्य को गद्य में कन्वर्ट करने का, जो है नाम वाला वही तो बदनाम हाँ। है। वाह। तो कितनी आत्मीयता और कितनी दूरी हम बरतते हैं हम नामों से। पिछली बार ये बात नहीं हो पाई थी, तो हम नाम लोगों से हमारा रिश्ता कैसा है, अपने जहन में हम कैसा रिश्ता बनाते हैं, इस पे बात करेंगे। और बिजार खबरों में उस चोर पे बात होगी जो मनी का डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस चोर से नेताओं को सीखना चाहिए। और आखिर में चिट्ठियाँ होंगी। तो शुरू करते हैं। 3 ताल के 55वें एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं भगचोनहर की व्याख्या से। लालू प्रसाद यादव ने भक्तचरण दास को भगचोनहर कहा, और वो पूरा विवाद है, सबको पता है। उसके बाद ना, उस घटना के बाद से इतने लोगों ने भगचोनहर को गूगल किया है, सर्च ट्रेंड में उसका ग्राफ मैंने देखा, वो बढ़ गया है। बिल्कुल। और ये नोएडा में मेरा दोस्त है गुलाब भाटी, उसने इंग्लिश में लिख के सर्च किया BHA, कह रहा भाई फॉर्चूनर तो पता है, यू भगचूनर का हो। तो मैंने कहा हम बात करेंगे, हम बताएंगे यू का हो है, क्या होता है ये भगचूनर, क्या मतलब गाली है भगचूनर की, क्या शाब्दिक अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, कैसे परसीव किया जाता है भोजपुर के इलाके में। देखिए, नाम हमारा पावनी है, लेकिन ये शब्द की जो ग्रंथि है ये ताऊ की पोटली में बंधी हुई है, क्योंकि आंचलिकता की दृष्टि से ये सबसे सुपात्र व्यक्ति हैं इसकी व्याख्या के लिए। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ताऊ करें तो ज्यादा, क्योंकि हमारे से थोड़ा नजदीक है। हाँ। आपका आशय यही है। आपके यहाँ भाषा थोड़ी सी और परिष्कृत होती है, हमारे यहाँ थोड़ा चौंधियाने को चौंधराना बोलते हैं। आंखें चौंधिया जाती है तो आंख चौंधरा गया। और भगचोनहर है वो जो कि आदमी, और भग का मतलब आप लोगों को पता ही है। भग जो है वो मीनिंगलेस वर्ड है, उसका प्यार से, गुस्से में, ऐसे ही रिएक्शन करने में, हूँ करने में भी कभी कभी भग भग साला, हाँ, ऐसे भी उपयोग होता है। और किसी को शर्म आ जाती है, जो कोई लजा जाती है महिला, तो वो भग कर उठती है। बच्चे को लोग दूर भगाते हैं तो भग जा, जिसको बोलते हैं भग भाग यहाँ से, तो वो भग जो है वो, तो इन दोनों को मिलाकर बना है भग और चोनहर। इसका अर्थ जो माना जाता है यही है कि मतलब आपकी बेवकूफ़ी जो है ना इतनी है, आपके बेवकूफ़ी की रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया जाती है। तो भगचोनरा जो होता है वो बहुत ही इरिटेटिंग टाइप का स्टूपिड आदमी होता है। एक्चुअली बेवकूफ़ी नहीं है, स्टूपिड होना और बेवकूफ़ होने में फ़र्क है। बेवकूफ़ में थोड़ा भोलापन है, स्टूपिड होने में भोलापन है, स्टूपिड में इरिटेशन आती है। तो भगचोनहर जो है वो आदमी को इरिटेट करने वाला स्टूपिड है। वो जैसे पके हुए, गांव में पके हुए कोहड़े, कद्दू, फसल ताज़ा काट के ऐसे रखे हुए, पकाने के बाद वो रखे हुए कि अब बाजार मंडी में जाएंगे, तो उसमें एक यंग लड़का आता 17-18 साल का, वो बारी बारी से लकड़ी चुभ हो रहा है। उसको कहते हैं भगचोनहर है बड़े का। तो वो सही है, मैंने एक उदाहरण समेत बताया। या लौकी को नखून मारने वाले कुछ लोग होते हैं। पहले मुझे याद है बचपने में सब्जी की दुकान पे जाइए तो कई लौकियां आप उनको उठा के जान जाते थे कि इसको आपसे पहले कितने लोग टेस्ट एंड ट्राई कर चुके हैं, कितने भगचोनहरों ने, है ना। और महिलाओं की खास आदत होती है कि उसके छिलके में नखून गला करके उसकी नवैयत पहचानती हैं, और वो मैल रह जाती थी, उसमें मैल रह जाती थी, काला हो जाता था। और वो अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार चेचक के दाग जो है वो नखून की गंदगी से कभी काला नहीं होता था। ये एक मिथक है। वो दरअसल लौकी को नखून गलाने से उससे एक श्राप होता है, और जो पानी निकलता है वो हवा से रिएक्ट करके काला रंग पकड़ लेता है। लगता जरूर है कि ये नखून का ही करछौं रहा होगा। जो कढ़ैया मांजने में श्रम किया गया है उसका साक्षी ये भी है। लौकी में आयरन होता है। आयरन नहीं होता तो लौकी कैसे? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि लालू भाई है तो आयरन लौकी। एक चीज है गुरु की, एक चीज के लिए लालू जी की तारीफ होनी चाहिए कि
फोनेटिक जस्टिस जो उन्होंने किया है, भक्त चरण हाँ। भक्त चौनहर, क्या गजब है। बढ़िया एकदम मिला दिया है। एकदम मुझे जो है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में ना, इस मामले वो में मैं याद उनका आ गया। फैन हूँ। मतलब वो आंचलिकताओं को कैसे बड़े राजनीति के विमर्श में ले आते हैं। मुझे वो याद है, वो एक तो जैसे बाक मरते, ये सब वो राजनीतिक बयानों में ला चुके हैं। या हाँ, दुर- लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला, अपने भाषणों में इस तरीके की बात वो कहते रहे। तो वो वो भी उनका एक बरकरार है। अल्टीमेट तरीका है कनेक्ट का भी, हाँ। आंचलिक शब्दों का, आंचलिक जेस्चर्स पॉस्चर्स का इस्तेमाल करके उनकी भाव भंगिमाएं, वस्त्र विन्यास, उठना बैठना, हाथ उठाना। कितने पॉलिटिशियन आपने देखे होंगे जो अपना एक हाथ उठा करके अपने सर पे रखें और उसके बाद में बातचीत करें। ये दिव्यता जो है राजनीति में, पीपल्स कनेक्ट वाली, ये मतलब जियो और रिलायंस से पहले लालू जी इसको अप्रोप्रिएट कर चुके थे। देखिए, आपके शब्दों में और आपके शारीरिक हाव भाव में यह हाँ। दिखता है कि आप कहाँ ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपने दिल्ली में 20 साल राजनीति में बिताए और बोलने लगे दिल्ली की तरह, चलने लगे दिल्ली की तरह, तो आप दिल्ली वाले राजनीतिक लोग हो जाते हैं। लालू जी के शब्दों से ये पता चलता था कि उन किन लोगों के बीच में ज्यादा समय बिताते हैं, और ये हर राजनेता में प्रशंसा की बात होती है। बिल्कुल। और ये जो भगचोनर है, इसके जैसे कई और शब्द हैं अलग अलग आंचलिकताओं के। थोड़ा अगर वो याद आए तो उनकी बात करें। मुझे जैसे एक शब्द याद आता है, बकलोल। क्या मतलब इन बोका। मतलब बहुत है ना, बोका, हाँ, बकलोल, बकलोल, लऊफा। हालांकि इनमें फर्क भी है थोड़ा थोड़ा। लऊफा तो या सिटियाबाज थोड़ा अलग तरह का शब्द है, लेकिन छुछूनर, लऊ और बकलोल, ढहलेल ये सब जो देखिए टोपा। टोपा हो का। तुम कानपुर को इग्नोर कर रहे हो क्या? ससुराल में स्वागत नहीं हुआ तुम्हारा अच्छे से? एक शब्द मैंने अभी, मैं स्वाति से बात कर रहा था, स्वाति मिश्रा अपनी दोस्त जो है, वो उसने एक शब्द बताया, मत सुन्न। मत सुन्न। हाँ, इसकी ध्वन्यात्मकता कितनी अच्छी है। वो बोला मिथिला का शब्द है, और ये मत सुन्न और मति शून्य। हाँ, उसी से बना मति शून्य, मत सुन्न हो गया। क्या बात। और बेवकूफ में ना जब वाह हटा दिया जाए तब वो अतिरिक्त खूबसूरत नहीं हो जाता। हाँ, बेवकूफ आदमी, हाँ, धुरमूर्ख। एक और चीज है ये चंपू, चंपू चंपक शब्द भी, चंपक और चंपक। चंपक, हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत सारे इस तरह के योजक शब्द हैं, और आप ये पाएंगे कि जैसे मैं पहले भी बहुत बार कहता रहा हूं कि कई शब्दों का आविष्कार उनकी ध्वन्यात्मकता और लय क्रम के कारण हुआ है। दरअसल किसी भी पाणिनि के पास या किसी भी भाषा विज्ञान की किताब में इन शब्दों के धातु मर्म की कथा नहीं लिखी है। ये सारे के सारे ध्वन्यात्मकता पर आधारित हैं, और इनका जेनेसिस इसी से रहा है कि जो हम उसे कहना चाहते हैं वो इस ध्वनि से, इस शब्द वर्ण योजन से स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चंपक हो क्या, उसमें जो चंपकत्व है ना, आप उसको देखिए। बुड़बक। मतलब ध्वनि हमारे यहाँ बुड़बक हाँ, बहुत चलता है। हाँ, बुड़बक आदमी है। जैसे बनारस से लेकर के और ये पूरा अवध वाली बेल्ट, जिसे आप मैं आ नहीं रहा था बनारस पे, मुझे लगा फिर बहुत बीप वगैरह का। हाँ, नहीं, तो मैं उन शब्दों पे जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक अतिरिक्त विशेषण जोड़ने की भी परंपरा है ना। तो वहाँ पे अगर आपको भगचोनर कहेंगे, बनारस का कोई व्यक्ति अगर कहे, तो वो केवल भगचोनर नहीं कहेगा, वो कहे एकदम में भगचोनर हो क्या। तो इसमें जो एकदम में जो एम्फेसिस है, जो जोर डाला है, 100%, हाँ, एकदम मारा है, टेबल पे कीला ठोक दिया है ना, तो वो वाला है। एकदम पैना करके स्थान विशेष एकदम रख दिया है उन्होंने, तो उस तरह से। या कंटाप भी जब मारते हैं तो ये पलाक से मारब कान के नीचे, है ना, कि दू पलाका पाल पाल पड़े। अभी दू पलाका पाल पाल जो है ना, वो बहुत आद्योपांत है। आप लोगों के यहाँ नहीं होगा, बंगाल से बोका चला है, और हमारे यहाँ बोका बहुत यूज होता है। अरे बोका आदमी। हाँ, इसमें जितने भी बाद से शुरू होने वाले शब्द जिनमें बाद में सी शब्द आ जाता है, उनको हम नहीं ले रहे हैं, हमने उसको सेंसर कर दिया है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप लोग भी ना करें। जो अवयस्क इससे सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि भैया बातचीत शब्द में क्या बुराई है? बातचीत में ही तो आ जाते हैं वो। कब आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, पता भी नहीं। मुझे आनंद तब आता है जब अपमान
सम्मानजनक वाक्य में अचानक लाया जाए। जैसे आप बहुत हाँ। लोगों को देखेंगे कीजिए और लाइए वाली सेंटेंस में वो एक वाक्य ऐसा एक शब्द बिल्कुल, ऐसा डाल देंगे अपमानजनक, अबे इधर आइए। हम्म। ये लखनऊ और इस तरह लखनऊ बहुत की होता बिल्कुल है। बिल्कुल। लखनऊ की एक और बीमारी है कि अगर वो दो लोग बात कर रहे हैं और एक किसी की निंदा कर रहा है या किसी के किसी कृत्य की भर्त्सना कर रहा है तो कहेंगे अरे भाई उनकी बात छोड़िए, वो बहुत बड़े वाले हैं। हाँ। है ना? अब ये बड़े वाले हैं में मतलब जो उन्होंने कह दिया है ना, तो ये अनुपस्थितः उपस्थित है। हाँ। इनको मतलब इस स्कूल में ई नहीं है इनके। वो तो बोला ही था, हमारे बनारस के श्रोता जब जुड़े थे उन्होंने कहा था कि हम जब कहते हैं कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं तो उसका ज्ञान मैंने दत्त जी तत्काल का उनको बोला याद है। दिलाया कि भाई सम्मान का मतलब मैं समझता हूँ, बनारस में सम्मान किसे और कहते हैं। हमारे यहाँ भी लोग बोलते हैं अरे आप तो महान हैं, आप तो बड़के वाले महान हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। वो है कि वो कहते हैं कि अरे मारिए साले। हाँ। अब तो ये बात मारिए क्यों लगा रहे हो, मारो भी कह सकते हो, लेकिन हाँ। वो फन वहीं पर है। पर लखनऊ का यही है Contrast। ना कि आप भाषा में जो है वहाँ पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ। तो आप बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं आप बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी मेले में हैं या किसी शादी समारोह में हैं और आप फर्ज कीजिए कि कद्दू की सब्जी परसने जा रहे हैं तो साथ वाला कह रहे मारिए उधर आगे पनीर है भाई और कोफ्ते भी बने हैं, मारिए आप कहाँ कद्दू। तो ये जो है ना ये विचित्र है। हाँ। अच्छा एक और है जो मैं भूल जाऊंगा तो बड़ा फिर कानपुर वालों के साथ कि तुम तो बड़े नीके हो, है ना। और ये नीके में है ना आप तो बड़े अच्छे हैं, आपके तो क्या कहने। हमारी माता जी की भी बीमारी लग गई है, वो बेचारी पश्चिम से हैं लेकिन अवध की बीमारी उन्होंने अडॉप्ट कर ली। हाँ तुम तो बड़े अच्छे हो, बताओ तुम कहाँ कर सकते हो, है ना। वो सुन रही होंगी तो मैं माफी सहित बहरहाल। एडिट करवाना तो बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत। ये तो है। ये भाषा पे तो अपन अनगिनत बातें कर सकते हैं, लंबी बातचीत हो सकती है, पर अभी आज इतना ही करते हैं क्योंकि सिर्फ बकचोनहर पे बात करने का मकसद था। और पहली बिजार खबर मैं हाजिर करता हूँ। चोर शातिर है लेकिन अपने गांव की सेवा में हरदम हाजिर है। इसका नाम है इरफान उर्फ उजाला। वाह, नाम भी देखिए आया एकदम। नया उजाला, हाँ। 4 बूंदों वाला। तो गाजियाबाद के कवि नगर में पिछले महीने एक कारोबारी हैं कपिल गर्ग, उनके घर से 1.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई। वाह। इस मामले में पुलिस ने सरगना इरफान की पत्नी गुलशन परवीन और उसकी प्रेमिका समेत 11 आरोपियों को अरेस्ट किया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है इरफान, वो फरार हो गया था, उसको बाद में पकड़ा गया, इरफान उर्फ उजाला को। आदमी बड़ा मजेदार है। वो करोड़ों रुपयों की जैगुआर कार से वो देश भर में घूम घूम के आलीशान कोठी बंगलों में चोरी करता है और सिर्फ मोटे असामियों को लूटता है। पुलिस को ये भी पता चला कि इसकी पत्नी, इरफान की पत्नी, जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशी थी। तो इरफान उर्फ उजाला ने ये किया कि चोरी के पैसों का इस्तेमाल उसने गांवों की सड़कें बनवाने में किया। 7 गांवों की गलियां उसने सड़क बनवाने में, जो अपनी जेब से 1 करोड़, अपनी जेब से नहीं बट लूटा हुआ माल जो था उसका 1 करोड़ अरे रुपए, जिसके जेब में है हाँ। उसी का है। हाँ, तो वो खर्च किए। और अपने पड़ोस में रहने वाली एक गरीब लड़की के कैंसर के ऑपरेशन के लिए भी 20 लाख रुपए उसने खर्च किए। ये सब उसने पुलिस को पूछताछ में बताया है। लोग कह रहे हैं कि इरफान उर्फ उजाला से तो लीडरान सीख सकते हैं। बिल्कुल सीखना ही चाहिए। मुझे ये कहानी सुनते सुनते पुरानी फिल्म याद आ रही जो 90 के दशक में हम लोगों ने फिल्में देखी। उनमें एक फिल्म थी गोविंदा की, दोस्त गरीबों का। उसमें गोविंदा यही करता था कि बड़े लोगों के यहाँ से तिजोरियां तोड़ के हार चुराना, ये सब करना, और उसके बाद फिर उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम चला देता था और बस्ती का कल्याण, बस्ती में नल का पानी आ रहा है और बिजली हो रही है या इलाज पानी हो क्या रहा है। दौर था ना वो भी फिल्मों, हाँ, ऐसी फिल्में और बहुत ऐसी आती फिल्में थी। बहुत बनती थी। और डकैत सारे के सारे इसलिए लोक स्मृति और लोक चेतना में सम्मान के पात्र बन जाते थे क्योंकि हर फिल्म में काला टीका लगाया हुआ विनोद खन्ना दरअसल गरीबों की मदद कर रहा होता था। हाँ। तो ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कहानियां हैं जिसमें उन्होंने उन डकैतों का जिक्र किया है जो अमीरों को लूट करके गरीबों को राशन बांटते थे। बंगाल में जो भयंकर विभेद रहा खाद्यान्न की उपलब्धता का, इलाज का, विवाहों का, उसको वो पूरा करते थे। तो उन्होंने भी अपनी कहानियों का उनको नायक बनाया है। तो इस तरह से ये कोई मतलब रॉबिन हुड वाला जो करेक्टर है ये एकदम नया नहीं है, एकदम जमा जमाया है। इन्होंने इसको सीरियसली ले लिया है, हम लोग देख के किनारे से निकल गए हैं। ताऊ ये बाबा वो सब बागी होते थे, डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो फिल्म है। पान सिंह तोमर ने कहा है। लेकिन ये मनी का डिसेंट्रलाइजेशन ताऊ ये कर रहा है, मतलब ऐसे बड़े शहरों से पैसा नहीं, लाके। दरअसल देखिए, बापू ने कहा था कि हर चीज का विकेंद्रीकरण हो, ये पैसे का कर रहे हैं। पर ये कम्युनिस्ट दिख है मुझे। है कम्युनिस्ट तो दिख है, वो गर्ग का पता कर। जो गर्ग घर में 1.5 करोड़ रुपए रखा है, वो चोर नहीं है, इसको कैसे साबित करेंगे आप? ये तो चलिए ठीक है, इरफान भाई, एक इरफान चले गए, दूसरे इरफान जेल में है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ रुपया किसके घर में रहता है भाई साहब? सही बात है। वन विभाग के रेंजर के घर में। नहीं, देवघर में पकड़ा गया कल 3.5 करोड़ रुपया घर में रखी था वन विभाग का देखिए, रेंजर। इस कहानी से ये जो बिजार के बीच में ताऊ एक बिजार ले आए हैं, इससे ये साबित होता है कि पैसे पेड़ों पे उगते हैं। और इसके बारे में और चीजें पता चली। इसने ये बताया कि मैं ना कहीं पे जहाँ मेरा दिल गवाही देता था, वहीं मैं चोरी करने आता था। मैं रेकी वेकी करने में यकीन नहीं करता था। और मैंने अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से बनाई, खुद को ट्रेन इस तरह से किया है कि मैं कोठियों में घुसता हूँ तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की मुझ पर नजर नहीं पड़ती थी, शक नहीं करते थे, कुत्ते उत्ते मुझे भौंकते नहीं थे। मैंने ऐसे अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। ये जो अपना जिसपे फिल्म बनी, ओए लक्की ओए, हाँ, वो बंटी नाम था उसका, दिल्ली का चोर था, सुपर चोर बंटी। वो यही करता था। वो सुबह उसको पता होता था कि ये जितने अमीर लोग हैं, ये सुबह जिनके घर में गार्ड नहीं भी है, वो सुबह अपने घर का दरवाजा खोल देते हैं मेड के आने के लिए। उनको तो देर तक सोना है, 4 बजे तक पार्टी करके आए हैं, तो सुबह उठ के अपना दरवाजा खोल के फिर सो जाते हैं। तो वो बड़े आराम से उनके घर में घुसता था, बैठता था, कभी कभी चाय वाय भी बना लेता था, सामान उठा के निकलता था, ऐसे कि जैसे उनका घर हो। तो एक दिन घर की मालकिन उठ गई, एक वो फिल्म में भी दिखाया गया था, वो रिपोर्ट हमने करी थी। घर की मालकिन उठ गई, तो उन्होंने देखा कि वो कोई आदमी है। उसने कहा नमस्ते मैडम, और नमस्ते मैडम करके वो अपना काम करता रहा। तो उन्होंने कहा कोई घर का ही होगा। हाँ, किसी ने बुलाया होगा। हाँ, उनके तो स्टाफ भी होते हैं ना तरह तरह के, तो बड़े वाले, छोटे वाले, वो सीए है कि पीए है। फिल्म में तो ये दिखाया ना कि वो टीवी लेके जा रहा होता है, तभी कोई आता है, बच्चा आ जाता है, लड़का कोई यंग सा, तो देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नया टीवी लाए हैं, वो लेके निकल जाता है आराम से। तो उसे लगा कि ये टीवी रिप्लेस करके जा रहा है। तो ये अच्छा काम है, और ये एकदम सही है कि राजनीतिक लोगों को ये सीखना चाहिए। हालांकि राजनीतिक लोगों को दायित्व तो यही दिया गया था कि तमाम सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, उद्यमी, इन सब से आप कर वसूलें और उसके बाद में लोक हित में उस धन का एक वेलफेयर स्टेट का वादा निभाते हुए इस्तेमाल करें। अब कभी कभी लगता है कुछ लोगों को कम्युनिस्ट टाइप के कि वो हो नहीं रहा है। बाकी देखिए, उज्ज्वला योजना भी है ना, कई और बड़ी बड़ी योजना हैं, आयुष्मान योजना है, अंत्योदय योजना है। तो देश में तो योजनाओं का अंबार है। हमको लगता है कि पैसा कहाँ पहुंच रहा है यार। अरे डिसलेक्सिया है इनको। आपने जो बोला ना, उन्होंने ठीक से सुना नहीं। आपने बोला कर वसूलें, उन्होंने सुना वसूल करें। तो वो वसूली पे लगे हुए। अभी देखो, शाहरुख खान से वसूल रहे थे लोग, है ना, अब बार वानखेड़े से वसूल रहे हैं। अभी अच्छा, एक सबसे अमीर किरण गोसावी लेने वाला था, उसको देना पड़ेगा अभी उसका लिटरली लेने के देने सबसे हुआ। अमीर व्यक्ति के यहाँ भी कुछ लोग कर वसूली के लिए गए थे। हाँ। फिर उसमें एक आध लोगों खेत रहे और फिर बाकी लोग जो है वो देश छोड़ के चले गए। कुछ तो वाजे थी उसकी। और इसने ना पूछताछ में ये भी बताया है कि उसकी एकमात्र पत्नी तो गांव में रहती है, जबकि प्रेमिका उसकी 4 हैं। एक आगरा में, एक अलीगढ़ में, एक सवाई माधोपुर में और एक मुंबई में। ताऊ पक्का कम्युनिस्ट है ये। जेएनयू से नहीं पढ़ा है। और नहीं, इसने वैसे चोरी करने की शुरुआत जो की, वो उसकी भी कहानी बड़ी भावुक है। 11 साल पहले 4 है ना। आया नया उजाला, 4 प्रेमिका वाला। ये इसने बताया कि मैं गरीब फैमिली से आता था और ऐसे 11 साल पहले बहन की शादी थी, दहेज के रुपयों का इंतजाम नहीं हो पाया, तो मैंने पहली चोरी की और उसके बाद जो है चोरी करके मैंने विवाह संपन्न कराया। फिर मुझे लगा कि ये तो अच्छा तरीका है और फिर वो चोरी के उसमें आ गया। ये उसकी शुरुआत की कहानी। मार्मिक कथा है वैसे ही। आपको लगता है ये कथा ओवरऑल इसकी कहानी मार्मिक है कि मजेदार है? नहीं, मुझे अफसोस होता है कि वो पकड़ा गया, बस इतना ही है। और देखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि प्रेरणा कोई भी दे सकता है। तो प्रेरणा देने के लिए इरफान की कहानी भी रोचक लग सकती है किसी को, और इरफान को गिरफ्तार करने वाले पुलिस वाले की भी कहानी रोचक लग सकती है। अब कौन किसे रोचक पाएगा और अडॉप्ट कर लेगा, अंगीकृत कर लेगा, ये व्यक्ति विशेष सामान्य मानविकी की अपनी चेतना का विषय है। कौन किससे प्रभावित होता है। और ऐसे समय में जब असभ्यता हमारे देश में इतनी बढ़ गई है, उस समय अगर कोई सभ्य है, चोरी है पर इतना सभ्य चोर है जो कि अपने नाम इरफान
की थोड़ी सी इज्जत करता है, तो वो भी एक बढ़ावा देने की बात है। हाँ, विकेंद्रीकरण को कितना सीरियस लिया है उसने, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को, कि शादी के बाद 4 प्रेमिकाएं हैं। आप ये भी देखिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के वैसे बाद एक बात है हाँ, कुलदीप की हाँ। मैं अभी बार बार एक फ्लैशबैक में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ताल का कोई एपिसोड रिकॉर्ड होने के बाद में शुभम को दिया गया है और शुभम हेडफोन पहन के उसको सुन रहा है और बीच में रह रह करके हंस रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो जिस तरह से आह्लादित आनंदित हो रहा है, जैसे उसको कोई गुदगुदाता हो, उस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है इस पे। ये बताओ, एडिट करते हुए हंसी आती है जब तुम पहली बार एडिट करते हो शुभम? अभी यही कहने वाले थे, जैसे आप कह रहे थे कि अब यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और वहीं पे बाबा हर बार कहते हैं अच्छा 1 मिनट कुलदीप रुक जाओ, यहाँ पे मैं एक बात कह दूं पहले। वो इसके लिए सबसे बड़ा संकट ये है। सबसे बड़ा संकट है, अभी कह रहे थे वो और उन्होंने ये पूरा किया। बोले यहाँ पे काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तुमको अब तक सीख जाना चाहिए, 55 एपिसोड हो गए कि ब्रेक पे ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, अब ले लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद दिवाली की सफाई पे बात। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक टू 3 ताल। कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर 3 ताल का 55वां एपिसोड। और अब दिवाली की सफाई पर बात करनी है। अभी बेबाक बुधवार में 2 दिन पहले हमने दिवाली के गिफ्टिंग कल्चर पे बात की, सोन पापड़ी, चॉकलेट, काजू कतली, तीनों पे बात की और जनता ने फिर सोन पापड़ी को भारी मतों से विजयी बनाया। लेकिन पिछली बार का करार था कि 3 ताल में हम सफाई पे बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ आप लोग अपना अपना बताएं। बाबा आप होली के रंगों पर हाथ रख के और ताऊ आप डूडिज्म के सिद्धांतों को साक्षी मान के बताएं कि क्या आप लोग दिवाली पे खुद थोड़ी बहुत सफाई करते हैं? हाँ, हमेशा से करता हूँ। इसलिए नहीं कि आप मतलब आदमी को साफ सफाई करनी चाहिए, पर दिवाली में चूंकि एक रिचुअल सा है कि नहीं, दिवाली के दिन के ठीक पहले तक सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। तो मैं जब अकेला भी रहता था तो भी मैं इसका ध्यान रखता था कि उस समय मैं साफ तो कर लूँ, और जो सरप्राइजेज मिलते हैं वो भी अच्छा होता है। आपने बहुत सारे बक्से होते हैं जो खोले नहीं हैं, बहुत सारे ड्रॉर्स हैं जो आपने खोले नहीं हैं साल भर, तो आप उनको यूं ही खोलते हो कि मैं सफाई कर रहा हूँ। इस बहाने फिर आपको चीज़ें मिलती हैं जो कि कभी कभी यूजलेस होती हैं। जैसे एक बार मुझे एक चेक मिला था जिसका डेट पार हो चुका था, है ना। तो ऐसा छोटे अमाउंट का चेक था, शायद इसलिए मैंने बहुत मेहनत नहीं करी थी या उसके बारे में जगा हुआ नहीं था। पर ये सब चीज़ें बहुत सरप्राइज करती हैं। आज के दिन भी जैसे मैंने अभी अपने घर के फिल्म कलेक्शन को पूरी तरह से रीअरेंज किया है, नए कबर्ड्स लिए हैं उसके लिए, मतलब नए स्टोरेज स्पेस खरीदी है और उसमें उसको रख रहे हैं। मेरे घर में काम चल रहा था, जैसा कि आप लोग सबको पता है, जैसा हजारों लोग जानते हैं, पता है। तो उस क्रम में जो है सफाई का दौर जारी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने इस नियम को तो फॉलो कर रहा हूँ। दिवाली के पहले सफाई बहुत जरूरी है। हाँ, मैं तो उसी पे आने वाला था सीधे कि जब तुमने सवाल पूछा तो मैं पूछने वाला था कि ताऊ सफाई कब कर रहे हैं, कूड़ा कब फेंकने वाले हैं आप, क्योंकि उसमें कई काम की चीजें जो है मिल सकती हैं। बाकी सफाई हमारा तो सतत रहता है। स्वच्छता मिशन को मैंने गांधी जी के चश्मे वाला जो बैनर है उसको बहुत गंभीरता से लिया है, तो वो चलता रहता है। तो दिवाली पे कोई अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ता है। हाँ, मेरी सफाई में एक दिक्कत है और वो मैं दिवाली के समय वाली भी शुरू कर चुका हूँ। पिछले 2 हफ्ते से कुछ कुछ कर रहा हूँ। जैसे पंखे सारे निपट गए हैं क्योंकि अब उनका चलना बंद होना है, तो उनको साफ सूफ करके दुरुस्त कर दिया गया है। अब वो बिना चले भी गंदे होंगे और फिर मार्च में साफ होंगे। तो अभी चल के गंदे हो रहे थे तो उनका विन्यास पूरा हो चुका है। पुस्तकों का आधा काम हो गया है, आधा बचा हुआ है। क्रॉकरी सारी निपटा दी, सारे डिब्बे किचन के और स्टोर के साफ करके गर्म पानी से उनके ढक्कनों को, उनकी चिपचिपाहट नहीं, इसमें ना लगे हाथ। मैं ये चाह रहा था थोड़ा टिप्स भी आप बताते चले। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे बिस्कुट ही होता है जो चाय में डुबोते हैं, बिस्किट नहीं होता, वो तो बिस्कुट ही होता है। वो डुबोना सबको मालूम है, डुबो खाना है। किसी किसी से क्या होता है कि
या तो वो कच्चा रह जाता है, पूरा पूरा सॉफ्ट नहीं होता, या डूब के गिर जाता है। बहुत कम लोग ये संतुलन बना पाते हैं कि वो सॉफ्ट भी हो जाए और टूट के गिरे भी नहीं। हाँ, ऐसे ये ही तो सफाई में भी है कि अब हाँ, जैसे नहीं, पंखा बिस्कुट का भी मैं बता देता हूँ हाँ। कि बिस्कुट को एक बार ना बोरें, 3 बार बोरें। तो 3 बार ना, केशवाय नमः, छोटा- माधवाय छोटा। नमः, ऋषिकेशाय नमः, 3 बार डुबो करके मुंह में रख लें, तो एकदम परफेक्ट सीजनिंग पहुंचता है आपके। गरम भी होता है, नरम भी होता Noted, है noted. और उसका धर्म भी होता है। लेकिन अगर आपने एक बार डुबोया और सीधे तालू पे ले आए हाँ। तो वो खरे का खरा रहेगा। ऊपर का और मुलायम अगर- हो जाएगा, लेकिन हाँ, अंदर का खरा रहेगा। और ज्यादा देर रह गया तो फिर आधा ही हाथ में आएगा, जितना आपने पकड़ रखा था, जो डूबा हुआ था वो जा चुका होता है। पंखे की सफाई में बहुत समस्या आती है कि या तो कपड़े सफाइयों गंदे हो का, जाते चाहे हैं। पंखे की हो, चाहे घर में रखे हुए, और खास करके रसोई में सफाई की और स्टोर में सफाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। स्टोर में सफाई की जरूरत होती है इसलिए क्योंकि वहां पे चीजें दैनिक रूप से बदल नहीं रही होती हैं, वो एक स्थायी ठिकाना पड़ा है रहता है जहाँ वो। पे चीजें स्थायी रूप से रखी हैं, तो वहां पे आपको फंगस, उसकी समस्या होती है। और रसोई में, क्योंकि हम लोगों का जो भारतीय कुकिंग का तरीका है उसमें तेल, घी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत है, और वाष्प में बहुत सारा घी और तेल जब उठता है तो वो जा करके दीवार, अलमारी, डिब्बे, इन सब पर आच्छादित होता है, तो वो एक अलग सफाई है। तो वो एक जगह पे आपको तैलीय चिपचिपाहट का निवारण करना है और दूसरी जगह आपको फफूंद का निवारण करना है। तो फफूंद की सफाई हमेशा ड्राई सफाई होती है, उसको हमेशा सूखे से साफ करना चाहिए, नहीं तो वो पसीज के वहीं का वहीं रह जाएगा, मिटेगा नहीं। तो आप उसको 1 बार सफियाएं, 2 बार सफियाएं, पहले झूरा साफ कर लें, गमछा उमछा बांध लें, ताकि वो पॉलेंस या जो बैक्टीरिया है, जो एल्गी फंगी है, वो आपके नासा छिद्रों से होकर के आपके फेफड़ों में जा करके और नाच ना करे। बहुत तरह के संकट हो जाते हैं उससे। और दूसरा जो है वो यही है कि पहली गीली फिर सूखी। अच्छा, हाँ, तो गुनगुने पानी ये में सूत्र थोड़ा अच्छा सा, है। हाँ, गुनगुने पानी में थोड़ा सा खाने वाला सोडा या फिर थोड़ा सा सर्फ मिला लें, और उससे तमाम डिब्बों का बर्तन रखने की जो स्टैंड होते हैं, सब्जी के जो स्टैंड होते हैं, जो किचन में गैस के ऊपर वाली अलमारियां होती हैं, उनके नीचे का हिस्सा वो सबसे चिपचिपी जगह होती है। इन सबको पहले एक बार गीला गीला पोछा लगा दें, गुनगुने पानी और सोडे का, और उसके बाद में फिर इनको सूखे से पोछें, क्योंकि सूखे से पोछेंगे नहीं तो आपको लगेगा कि आपने पोछा मार दिया, लेकिन पोछा मारने के बाद में उस कपड़े के, उस सोडे के, उस सर्फ के निशान वहाँ पे रह जाएंगे। तो ये है, हम ये सब कुछ शुरू कर चुके हैं, मोटा मोटा काम मेरा निबट चुका है। जो सबसे बुरा काम है वो 2 किस्म का है, और उससे मैं बहुत चिढ़ता भी हूँ, लेकिन उसमें बहुत रस भी आता है। एक है कपड़ों का। आप जब पूरी गर्मी और बारिश निपटा चुके कपड़ों को पहली बार जाड़े से पहले निकालते हैं कि अब इनको धूप ऊप दिखा के, हवा दिखा करके अब इनको विंटर रेडी किया जाए, तो उस वक्त उन कपड़ों में एक किस्म की गंध होती है जो आपको परेशान करती है। आपको जुकाम हो सकता है, आपको साइनस का अटैक आ सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है, आप खांसना शुरू कर सकते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बाज किस्म की चीजें होती हैं। तो ये, और यही समस्या होती है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का समय विधान पूरा कर चुकी किताबों के साथ। आप किताबों को लेते हैं, उनके पन्ने हिलाते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। किताब को पोंछ के साफ नहीं किया सकता है, किताब को फटकना पड़ता है, और इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ क्योंकि पेपर धूल बैग उसके, लो, हाँ, पेपर कागजों बैग पे लो, सजिल्द वाली ना लो। सजिल्द पुस्तकें साफ नहीं होती हैं। और लेई जो है वो सिल्वर फिश और फंगस का अच्छा खाना है। तो जिल्द जिसमें लेई वाली जिल्द है वो सबसे ज्यादा खराब होने वाली किताबें हैं। आप पेपर बैग को हमेशा लंबे दीर्घजीवी पाएंगे, है ना। दुबला पतला दीर्घजीवी होता है, यहाँ से भी साबित होता है। तो किताबों को फटकते समय बहुत सारी डस्ट उनके ऊपर जमी हुई वो आपके नासा छिद्रों से पहुंचती है शरीर में, और उससे इन्फेक्शन होते हैं। कई बार क्या होता है कि किताबों की या पुराने अखबारों, कागज़ों की डस्ट, उससे आपको स्किन की भी एलर्जीज हो जाती हैं। इसलिए जब भी घर में सफाई करें भैया, चाहे चौके की हो, स्टोर की हो, पुराने कपड़े निकाल रहे हों, किताबें साफ कर रहे हों, तो प्रयास ये करें कि एक जो देसी मास्क है आपका गमछा, उसको नकाब पोश बागियों की तरह, जगह नहीं कहूँगा, आप अपने नाक के ऊपर बांध लें और उसके बाद इस काम में जुटें। तो एक तो ये है संकट जिसमें आता है, जहां से मैंने बात शुरू की थी और मैं लंबी लंतरानी में घुस गया, वो ये है कि इन किताबों की सफाई करते हुए
कभी कभी कुछ पुरानी डायरियों या किताबों में कुछ और पुराने खत किताबत आपको मिल जाते हैं और फिर आप वहां पे पलथी मार के बैठ जाते हैं। अचानक से सन 1992 में लिखी हुई कोई छोटी सी पूरा कविता, सामान फैला होता है और आप कुछ अचानक और पढ़ने से लगते हो। बनारस के हॉस्टल में लिखा गया कोई पद्य, कोई पत्र किसी मित्र का जो उसने आपको जौनपुर या गाजीपुर से भेजा था, भोपाल से आया हुआ कोई ग्रीटिंग, या किसी पुरानी तस्वीर जो जमशेदपुर या रांची की रहने वाली किसी महिला की है, वो किसी किताब से अचानक से झांकती है और आप जो उखड़ू हुए किताबों से बात कर रहे होते हैं, पलथी मार के वहीं धस से बैठ जाते हैं और फिर आप चले जाते हैं फ्लैशबैक में, समय की मशीन पे बैठ के आप वापस उन 2-3 समयों में घंटे चले लगते हैं उसमें पूरे। 2-3 घंटे मुझे 2-3 दिन लगते हैं। तो किताबें भी घड़ी हैं, 1000 तो होंगी जी। पुष्ट खबरों से, पुष्ट सूत्रों से ये भी पता चला है कि बाबा का विशालकाय फ्रिज भी साफ हो गया है। हाँ किन्हीं कारणों से, कुछ दुर्घटनावश। हाँ, वो अस्वस्थ हुआ था और मैं 3 रात सोया नहीं हूँ, क्योंकि एक उदरपोशी व्यक्ति के लिए फ्रिज का खराब होना इस तरह से है जैसे कि स्टूडियो में लाइट ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप ये समझें कि दुनिया और देश के तमाम कोनों से आई हुई मिठाइयाँ या खाद्य पदार्थ या शमिश निरामिश सब तरह की जीव जातियाँ, पादप और जंतु सब उसमें मौजूद रहते हैं। 700 लीटर का फ्रिज है, उसमें 3-4 लोग सो सकते हैं अगर उससे सब सामान हटा दें तो तो उसका खराब हो जाना, खराब नहीं हुआ था, मतलब कूलिंग कर रहा था लेकिन फ्रीजर उसका बैठ गया था। ज्यादा गर्मी हो जाए तो आप कन्या जिमाते हैं ना, फ्रिज में भी जिमा सकते हैं। मुझे मिली थी ना 4th क्लास में, मैंने एक ड्राइंग बुक गर्मी की छुट्टियों में चित्रकारी की थी अपने एक टीचर की ओर से अपमानित किए जाने के बाद कि तुम पढ़ने में ठीक हो तुमको, लेकिन ड्राइंग करना नहीं आता है। वो ड्राइंग बुक मुझे मिली थी। तो उसके अलावा एक एम्बैरेसिंग चीज़ मिली थी मुझे, कविता की किताब, कविता की डायरी। पहले क्या थी, कविताएं हम डायरी में नोट करते थे, तो उसके 2 हिस्से थे। जहाँ से डायरी शुरू होती थी वो कविताएं थी जो आपने कहीं देखी, सुनी, पढ़ी, तो वो नोट कर ली कि ये हमारे साथ रहनी चाहिए। फिर उसका जो बीच वाला जोड़े वाला पेज होता था ना, उसको मोड़ रखा था और उस पर बड़ा बड़ा लिखा था स्वरचित कविताएं। तो हाँ, यहाँ से भाग दो शुरू, यहाँ से भाग दो शुरू, और उसको थोड़ा छुपा के भी रखना था क्योंकि वो सभी को नहीं दिखाई जाने वाली थी। तो उसमें स्वरचित कविताएं थी, वो मिला एक दिन मुझे, और उसमें वीर रस की कविताएं थी। और वो मेरी पत्नी मुझे 2 दिनों तक चिढ़ाती रही, मैं भी बहुत देर तक हंसता रहा। कविताएं इस तरह की थी कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान कमीना है, पर मैं हमारे पास भी शस्त्रों की कमी ना है। तो ऐसे मतलब तुम बचपन से ही क्लियर थे कि तुमको एनसीआर में आना है। तो जबरदस्त है। अत्याचारों का बदला लेने यह कुलदीप जाग उठेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। इस तरह के कुछ अधूरे लिखे उपन्यास, मैं एक बार एक उपन्यास लिखने का प्रयास कर रहा था। मेरे ख्याल से मैं हाई स्कूल पास कर चुका था, तब की बात है। और वो मुझे मेरे पास अभी भी यहाँ दिल्ली में है, वो एक अटैची में रखा हुआ मिला। और उसमें कुछ हाथ से लिख रहे थे उन दिनों, तो मतलब टाइपिंग वाइपिंग कभी जिंदगी में करनी पड़ेगी ये भी नहीं सोचा था। सोचते थे कि भाई ये तो टंकक लिपिक का काम है ये अपने माथे क्यों कर आएगा ना, अपन तो हमेशा हाथ से ही लिखेंगे। तो उसके जो 51 पेज लिखे हुए रखे हैं उनको पढ़ के बहुत हंसी आती है। और मेरे लिए तो ये इसलिए भी कौतूहल का विषय रहता है क्योंकि मेरा भाषा में जो कायांतरण हुआ है, मतलब विचित्र ही है वो। आप कल्पना कीजिए कि पनीर अचानक से चिकन हो जाए, उस तरह से भाषा बदली है। मैं निहायत ही संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखने वाला और बोलने वाला और बरतने वाला व्यक्ति था, और उसको अचानक से पाश ने, फैज ने, इस तरह के लोगों ने काट लिया। और रही सही कसर को जो है श्रीकांत वर्मा और सर्वेश्वर बाबू वगैरह ने दूर कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि एकदम भाषा बदल गई पूरी तरह से। जैसे तुमने सुना है तो हम भी एक सुना मारते हैं कि पथिक कर पथ पर अग्रसरां, उच्छ्वासों के समतापों में निर्भय हो शाश्वत स्वरूप से, कोटि उरों में धवल प्रवणता आरोहित कर विजय दंड है, ज्ञानशील शोभित साक्ष्य के ध्येय रश्मियों से कुंचित मग, सार्थकता के प्रांगण पथ पर अनवरत अग्रेसित पग पग, लक्ष्य एक हो प्राप्य लक्ष्य यही छंद आलोकित कर दे, पथिक कर पथ पर अग्रसर। अच्छा किया आपने नाम अंकित से बदल के पाणिनि कर लिया। कोई किसी को यकीन नहीं होता अंकित की कविता नहीं है।
नहीं, पालनी तो पहले ही हो चुका था, ये कविता उसके बाद की है। तो इस तरह की कविताएं अब इनको पढ़ करके हंसी नहीं आती है, एक आश्चर्य आता है, एक द्वंद्व भी आता है कि क्या इनको ऐसे छोड़ देना उचित था, लेकिन फिर वापस से एक जो जस्टिफिकेशन की एक प्रवृत्ति होती है कि नहीं तुमने एकदम ठीक किया, तुम जो लिख रहे हो उसको लिखो। और फिर मन और दुखी हो जाता है कि आजकल तो लिखते ही नहीं है। ताऊ और सरदार के ज़माने में लिखने का टाइम ही कहाँ है। सब नॉस्टैल्जिक महत्व की बातें हैं बस। एक और व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहा है कि दिवाली की साफ सफाई के दौरान अगर आपके घर में आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कोई तस्वीर या तोहफा घर में छिपाया है तो उसको समय से बाहर निकाल दें, वरना घर की सफाई करते वक्त वो आपके माता पिता को मिल सकता है और इस अवस्था में आपके घर में दिवाली से पहले ही बम पटाखे फूट सकते हैं। माता पिता भी अपने जमाने की चीजों को साफ सफाई के दौरान छुपा कर जैसे भी स्मगल करना हो बाहर कर लें, क्योंकि वो बच्चों को मिल सकता है। हाँ, ऐसी चीज़ों को बाहर तो कतई ना निकालें। जिसने भी मैसेज बनाया है वो गलत है, क्योंकि बाहर निकालने से एक्सपोज होने के खतरे बहुत जाते हैं। जला दें। जैसे एक मारवाड़ी अपनी बही की अलमारी को साफ करता है, पूरा कमरे की पुताई, आधी दीवारों में गेरू, उसके ऊपर चूना और लाल पट्टी ऊपर किनारियों पे दे करके, और लाल रंग से सुर्ख खूनी दरवाजे को वास्तु विन्यास के अनुरूप रंगवाने के बाद पुताई वाले से फिर वो कहता है ठीक है अब आप दूसरी तरफ कीजिए, और वो खुद खोलता है उस अलमारी को। आपने आवाज में जो ये तो मारवाड़ी टच डाला है ना, मैंने टोपी वोपी इमेजिन कर ली ऊपर। और उसके बाद जब वो बही साफ करना शुरू करता है पुरानी, जिसमें कुछ बही उसके बाप के जमाने की है और कुछ उसके अपने जमाने की, वो उस तरह की एकाग्रता, तत्परता और संदिग्धता चाहिए आपको अपने प्रेम या प्रेमातिरेक चीजों को निपटाने के लिए, सधाने के लिए। बाज घरों में इसके लिए माँ और बाप के पास पुरानी अटैचियां होती हैं, जिसमें उनके पुराने जमाने के खतो किताबत सारी प्रेम से सींची हुई नहीं, लेकिन 90% की भीड़ में वो 10% भी होता है कहीं कहीं, तो ये भी होता है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि उसको बाहर ना निकालें, उनको रखे रहें, क्योंकि एक समय के बाद में आपको लोग कूटेंगे नहीं, इन चीज़ों को देख के हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, तंज होगा। और आप मोबाइल में इतने घुस चुके हैं ना कि इस बहाने भी अगर आपके यहाँ तंज शुरू हो जाए, ठिठोली शुरू हो जाए, चूहल शुरू हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं, दिवाली अच्छी बीतेगी। और सफाई के साथ ना पुताई बहुत होती थी और चूने वाली, तो चूने को एक्शन में देखना जब पानी में वो गर्म हो जाता है, उसकी महक भी एक अलग महक होती थी, कौतूहल होता था, और पूरा घर जो है उस चूने के स्मेल से होता था। बाद में उससे नाखून से यूं कुरेद कर खाते भी थे कुछ लोग। तो उसमें एक सौंधापन होता है, एक मजा आता है। और जो मिट्टी के घर होते हैं उसमें और भी बेहतरीन होता है, ऊपर से चूना होता है, अंदर से मिट्टी होती है, और दोनों सौंधे होते हैं। आजकल तो प्लास्टिक का पेंट आ गया है, तो पता नहीं बच्चे क्या खा रहे हैं कुरेद के। और खुनच के खाने में उसका अलग ही आनंद था। और कुछ लोग, मैं ये भी देखता था कि जो खैनी खाने वाले लोग होते थे, उनको ये लगता था कि अब तो चुनौती रखने की आवश्यकता ही नहीं है, खैनी लेके चलो। इस जमाने में तो सबके घर में चूना तैयार हो रहा है, थोड़ा गीला किया। लेकिन कमाल की फायदेमंद चीज थी, मतलब चूने की पुताई। इन सारी पुताइयों से आपको अंदाजा नहीं है, और तमाम श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि जो पेंट है उसमें जितना लेड है, कांच की मात्रा जितनी है, और जितना वो लेड आपके लंग्स में जा रहा है, वो कितना भी महंगा आप खरीद लीजिए, वो आंखों में और आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता ही करता है। चूने के साथ ये विकार नहीं था। चूने की ये एक खूबसूरती थी कि कम से कम वो आपको परेशान नहीं करता था। तो ये एक चीज है जो कि गायब हो गई है। और एक चीज जो मैंने बहुत शुरुआत में कही थी कि क्यों प्रोसेस इज पनिशमेंट, दिवाली के समय में घर की सफाई, तो घर को कभी इतना गंदा ना होने दें कि दिवाली पे उसे वाकई बहुत तसल्ली बख्श साफ करना पड़े। क्योंकि जिस तरह का क्लाइमेट नॉर्थ इंडिया का है, जिस तरह से यहाँ पे हवा बदलती है, हवा में ठंडक आने लगती है, मॉइस्चर कम होने लगता है, धूप होते हुए भी नहीं होती है, इन सारी परिस्थितियों के बीच में सफाई हमेशा भारी पड़ती है। एक तो भैया देखो, पुताई वाला महंगा दिवाली के टाइम मिलेगा नहीं। कोई अंटू बंटू टाइप के जिन्होंने कभी साला कॉपी में भी कुलदीप जैसी ड्राइंग भी नहीं कर पाए, वो लोग भी कूची लेके चौराहे पे खड़े हो जाते हैं कि 1200 रुपए लगेंगे, हाँ पुताई तो कर दूंगा इस घर के 3 दिन। तो वो पूरा बार्गेन कर रहे होते हैं। ऊपर से पेंट महंगा, पेंट नकली पेल के इसी जमाने में। आप समोसम लेने गए हैं या आप कुछ और लेने गए हैं,
उसके साथ ये होना ही होना है। और फिर वो करे, जब वो पुताई करता है ना, थोड़ा सा आपको वो डिसबैलेंस लगेगा उसमें, बोले वो दूसरे कोट में ठीक कर देता हूँ। हाँ। वो दूसरे कोट में भी नहीं होता कभी ठीक। वो कभी ठीक नहीं होता, और कोट जितने बढ़ते जाते हैं उतना ही पुताई कमजोर होती जाती है। अगर 2 कोट मजबूत हो जाएं या तीसरा कोट कोई लगा दे तो वो खुरंट पपड़ी बन के, क्योंकि आप कभी गर्म मौसम में है कभी ठंडे में है, वो पपड़ियाता है पेंट और छूटता है। इसलिए पहला पतला कोट एकदम और उसका दूसरा ठीक ठाक, इस तरह की पुताई होनी चाहिए घरों में। अब मैं ये सब बताता चल रहा हूँ, देखिए। नहीं, हमारा एक दीवार का एक हिस्सा लाल था, उसने कहा हाँ जी कर देंगे, इसको लाल ही कर देंगे, वैसा ही कर देंगे। फिर उन्होंने लाया, उन्होंने कहा तो नोटिस किया गया ये तो थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने कहा दूसरा कोट चढ़ाने दीजिए, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। दूसरे के बाद भी नहीं हुआ। हाँ, तो वो रंग के चैन वाला मामला उनकी हो गया। कविता नहीं है, वो आदमी चला गया विचार को नया गरम कोट पहनकर, विनोद कुमार शुक्ल की। तो ये समय बहुत खराब होता है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से सांस की बीमारी महानगरों में बढ़ती जा रही है, उन सब के बीच दिवाली एक सबसे अनुपयुक्त समय भी है इन सब चीज़ों के लिए। इसलिए बहुत कुछ अपने सर पे ना ले लें, थोड़ा थोड़ा करते रहें, थोड़ा थोड़ा कर बैठें। पर अपना कबाड़ तो जरूर निकाल दें। हमारे घर में साल भर में बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता। हम उसको फेंकते इसलिए नहीं कि क्या फेंकेंगे पता नहीं, मतलब हाँ। कुछ लोग तो पैकेट भी जमा कर लेते हैं, कोई चीज किसी डब्बे हाँ, में हमारे आई। ताऊ भी इसमें हैं। इनके घर में 1 ट्रक डीवीडी मिलेंगी आपको फिल्मों की, है ना। मैंने हाँ, इनके घर उसका में सच है, इनके घर इस्तेमाल नहीं में होता। डबल बेड के बॉक्स देखे हैं सीडीओं से भरे हुए, है ना। कपड़ों की अलमारियां देखी हैं सीडीओं से भरी हुई, लकड़ी के कबर्ड देखे हैं जिनमें बहुत अच्छी चीजें हो सकती थी। कश्मीरी खरद वाले डिब्बों में कुछ पुरानी चीजें, कुछ मोतियों के हार, कुछ सुवेनियर, है ना, कुछ ये कोट के बटन, है ना, इस तरह की चीजें हो सकती थी। वो मोह है मेरा। हाँ। कि मैं उन फिल्मों को देखता नहीं हूँ। कुछ को बाय द वे देखे हुए मुझे शायद 10 साल हो गए होंगे। तो 12 ताऊ साल जैसे हो गए आप होंगे। सीडी से मोहब्बत करते हैं ना, वैसे ही बाकी लोगों की मोहब्बतें बाज किस्म की हैं। और इंसान 3 तरह का होता है, या तो चूहा होता है, या फिर बिलार होता है, या फिर कुकुर होता है। इसमें जो चूहे वाले होते हैं ना, वो हमेशा संचित करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। वो उसमें ना, जैसे टीवी आया तो टीवी के साथ 2 स्टैंड आए, वॉल माउंट या टेबल पे रखने वाला। जो फिर दूसरा टीवी आया तो दोनों के टेबल पे रखने वाले रखे हुए हैं, बड़े बड़े हैं, वो पैकेट में रखे हुए कि अगर कभी लगाना पड़ा टेबल पर तो। जबकि टीवी वॉल माउंट हो चुका है, तो फाइनली उसको कहा कि इसको निकाला जाए, किसी काम का नहीं, अगर कभी लगाया जाएगा तब देखा जाएगा। वो बोतलें भी घरों में रह जाती हैं। तो एक वो अभी मैं चुटकुला पढ़ रहा था कि दिवाली के ही दिन जो है छुट्टी थी, तो पति बोतल लेकर के आया नई। तो पत्नी ने कहा तुमने तो कहा था इस दिवाली शराब नहीं पियोगे। बोले वो रॉकेट जलाने के लिए तो बोतल चाहिए होगी ना। तो वो मुझे वो इससे याद आया जब आपने वो बोला था ना, पहले गीली फिर सूखी। जो इन सफाइयों के बीच की चीजें हैं उसमें, और एक हिस्सा ये भी है कि कुछ पुरानी चाबियां, कुछ पुराने चक्कू, कैंची। मुझे तो एक बार 3 बरस के बाद में अपना सरौता मिला था दिवाली की सफाई में, और मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं बाज लोगों के बारे में सोचता रहा कि यार ये 2-3 लोग हैं जिनमें से कोई एक लेके गया है। सरौता कहाँ भूल आई प्यारी ननदोइया, बहुत फेमस गाना है। हाँ, तो सरौता भूलता ही था। हाँ, सरौता सबसे ज्यादा गायब होने वाली चीज थी, और इसलिए लोगों ने सरौते को बेहतर करने के लिए कि वो पकड़ में रहे और जद में रहे, इसके लिए जो थैलियां होती थी, पहले लोग थैली लेके चलते थे जिसमें पैसा भी रहता था एक जेब में, और एक जेब में सुपारी, इलायची, लौंग, सरौता रहता था। तो सरौते इतने छोटे कर दिए गए थे कि वो इतने हैंडी हो गए थे, एकदम फोल्ड हुए सैमसंग के फोन की तरह। और बाबा ने सरौता का जिक्र करते हुए सरौते की तरह जब हाथ चलाया है, उसमें वो अंगूठी आवाज आई है, लोग समझ गए होंगे जो पुराने आशिक हैं सरौते के। इनका सरौता मैंने देखा बहुत कलात्मक भी है। मतलब हाँ, वो बढ़िया सरौता जो है ना, सरौता है। लोहे का काला सा होता है, वैसा टाइप का नहीं, फुल एकदम पीतल का काम वाला सरौता। काम वाला सरौता। एक खोई हुई चीजों की बात कर रहे थे। एक बहुत छोटी सी एक कविता है, खोई हुई चीज ही उसका शीर्षक है। वो पढ़ करके फिर अपन अगले विषय पे पढ़ते हैं। प्रयाग शुक्ल की कविता है। वह खोई हुई चीज नहीं मिलती, दिनों तक कितनी ही चीजों में उसकी झलक आती है। अंधेरे में हम उससे मिलती जुलती चीज को उठाकर तौलने भी लगते हैं। घर में, रास्ते में बरसों बाद भी कौंध जाती है वह
खोई हुई चीज, और जब चीजों के खोने के बारे में बात होती है वही याद आती है सबसे अधिक। क्या बात है। तो ये खोई हुई चीजें आपको इस दिवाली में मिले। आपको मिले। और मैं आखिर में एक लाइन फिर, जैसे अभी शुभम बहुत परेशान होगा कि इस आदमी की आदत खराब है ना, कि खत्म हो रही चीजों को फिर आगे बढ़ा देना। पावनी का काम ही संधि पे था, और उनकी ये प्रवृत्ति थी कि जब किसी को लगे कि ये शब्द पूरा हो चुका है तब उसमें कुछ जोड़ के और आगे कुछ नया गढ़ दिया जाए। बहरहाल दिवाली की तमाम सफाई और दिवाली की तमाम सारी खोई हुई चीज़ों के बीच जब मुझे सब कुछ साफ दिखता है और जब अधिकतर खोई हुई चीज़ें मिल जाती हैं, मैं अभी भी दिवाली की सफाई के बाद भी खुद को खोज नहीं पाता हूँ। मैं खोया हुआ हूँ उसी घर में, उन्हीं चीज़ों के बीच जिनको मैं पाता हूँ। वाह। मैं भी दूध हुआ करता था। इतना मोटा लोग होने की खोया हुआ हूँ। ये दूध कहते ही मैं पहुंच गया था चौके में और कढ़ाई में उबलने लगा था। तो पहले पता नहीं लगने देते, ये बगल में बैठे हुए। नहीं, लेकिन दूध के मामले में मैं समझ गया कि अब ये खोया आने वाला है। मुझे लगा सच में कोई अच्छी वैसी गंभीर कविता है। जीरो एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक 3 ताल में, और फिर हमनाम लोगों से हमारे गुमनाम रिश्तों पर बात। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग माई फ्रेंड is not to stop questioning. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। वेलकम बैक टू 3 ताल। 55वां एपिसोड है ये, और हमनामों पर अब बात करनी है। पिछली बार ही करने वाले थे, और मैंने थोड़ा देर से रियलाइज किया ये अपने जीवन में कि हमनामों को लेके हम क्यूरियस थे। इसको एक्नॉलेज मैंने थोड़ा देर से किया। जैसे राहुल गुप्ता शायद हमेशा राहुल शर्मा के बारे में जानना चाहता है, वो सबकॉन्शियस में चलता रहता है, वो बहुत प्रकट नहीं होता भले ही। अंकित द्विवेदी को भी अंकित आनंद को सुन करके ज्यादा आनंद आता है। पिछली चिट्ठी याद है? अंकित आनंद नहीं थे कभी, ये अंकित मिश्र थे। इनका तो दोनों बदला है। नहीं, अंकित आनंद मिश्र भी रहा और अंकित मिश्र भी रहा। हाँ, तो लेकिन सबके लिए सकारात्मक ही हो ये जरूरी भी नहीं है। कई बार वो स्पर्धा भाव भी होता है, कई बार वो अघोषित कंपटीशन होता है ना, और स्वस्थ होता है। कई बार वो सॉफ्ट कॉर्नर भी हो सकता है, कई बार बदनामी का डर। जैसे मुझे था कि यार ये कुलदीप सेंगर पर जब आरोप लगा और वो पकड़ा गया, यार नाम बदनाम कर दिया मेरा। और वही कुलदीप यादव जब 4 विकेट लेके मैच जिताते थे भारतीय टीम को, हेडिंग मारता था, कुलदीप का कमाल, सीना चौड़ा हो जाता था। और फेसबुक पर जब हम लोग थे 2008-9 में पहली बार आए थे, 7 या 8 जो भी था, मैंने, पता नहीं आप लोग ने किया या नहीं, मैंने सर्च करके देखा है कुलदीप मिश्रा। इस दुनिया में कितने लोग हैं कुलदीप मिश्रा नाम के, मैं ये देखना चाहता था। और उनकी प्रोफाइल विजिट करने के बाद, लड़कपन का दौर था, बहुत बच्चा था तब मैं, बालिग भी नहीं था। उनकी प्रोफाइल देखने के बाद उनमें से कुछ को जिनमें लगा कि इनसे दोस्ती की जा सकती है, उनको रिक्वेस्ट भी भेजी। और मुझे भी आती रहती थी उस दौर में। आज भी 2-3 कुलदीप मिश्रा मेरी लिस्ट में। इससे ये मुझे लगा कि ये क्या था, ये जो एक अलग तरह का आकर्षण या जिज्ञासा जो भी कहिए, बिल्कुल इस पे आज थोड़ी बात की जाए, क्योंकि हम नाम तो टकराए ही होंगे। पाणिनि कोई नहीं हमारे साथ ये संकट है कि मैं आज इस विषय की बहस में, जब कुलदीप और कमलेश बहुतायत हैं, मैं अपने आप को थोड़ा सा इस मामले में विचित्र पाता हूँ कि हमारी माता जी का किया हुआ ये सब खुराफात है, हमारा नामकरण। तो उन्होंने पावनी नाम रखा और मुझे कभी भी रास नहीं आया शुरुआत के वर्षों में। बाद में हम फिर इतराने लगे, और उनका मंसूबा यही था कि इस नाम का कोई मिले ना। बाद में ये पता चला
बहुत शुरुआती समय में ही कि पावनी नाम का एक व्यक्ति और है। तिरंगा फिल्म तो सभी ने देखी होगी, या कम से कम पाकीजा तो देखी ही होगी, अगर और पुराने हैं तो। राजकुमार एक्टर उसमें, वो राजकुमार साहब के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी का नाम है वास्तविकता और बड़े बेटे का नाम है पुरु राजकुमार, जो फिल्मों में भी आए, चल नहीं पाए। और छोटे बेटे का नाम है पालिनी राजकुमार। तो पालिनी राजकुमार के माध्यम से मुझे पहले पालनी मिले। वो उन्हीं इलाके से आते थे, हालांकि बलोचिस्तान में पैदा हुए थे, पर वो उन्हीं इलाके से आते थे, शायद इसीलिए जहाँ पाणिनी ऑपरेट करते थे, वो व्याकरण वाले पाणिनी, तो हो सकता है कि बिल्कुल। और यहाँ पे जिस नाम को लेके इतनी समस्या हुई, वो कैसे वैश्विक प्रतिक्रियाएं उस पे मिली मुझे, वो भी विचित्र है। बीबीसी के दिनों में या विदेश यात्रा कर रहे मित्रों के लिए एक कौतूहल होता था कि वो इटालियन सैंडविच, जिसे पनीनी कहते हैं, और अंग्रेजी में पालिनी और पनीनी की स्पेलिंग एक ही है, PANINI, तो उसकी तस्वीरें, पनीनी सैंडविच $2, €2, हमेशा इनको लोग अभी भी भेजते हैं, अभी भी भेजते रहते हैं। और अभी भी कई सारे लोग मुझे इटालियन नाम से ही बुलाते हैं। मतलब अभी 3 दिन पहले मेरी किसी कलकत्ता के एक बहुत ही मशहूर पेंटर आर्टिस्ट से बातचीत हो रही थी, और उनका, ओ पनीनी, सो यू आर सो फॉन्ड ऑफ इटालियन फूड दैट योर नेम इज पनीनी। हमने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं है। I'm inspired by this grammarian। मेरी तो तमन्ना है कि एक दिन इनको एक इटालियन रेस्टोरेंट में ले जाके पनीनी खाते हुए फोटो खींच लेंगे। पनीनी ईटिंग पनीनी, इज इट कैनिबलिज्म? ये देखिए, ताऊ का एक और बहिन वाला आया। लेकिन ये समस्या रही, और सबसे ज्यादा आनंद जब आया इस नाम को लेकर के, तो वो तब आया जब BBC उर्दू सर्विस के और भाषा विज्ञान के एक अच्छे जानकार, भाषा के एक अच्छे जानकार आरिफ वकार साहब, जो पुराने रेडियो सुनने वाले हैं वो लोग उनका नाम शायद जानते हों। आरिफ वकार साहब ने कहा, अरे आपका नाम पालिनी है क्या? आप अष्टाध्यायी वाले पालिनी हैं। ये बात कहना किसी का मैसेज पे, ये खुद में एक बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद में पाकिस्तान में भाषा और लोक परंपराओं के साधक और साहित्यकार इंतजार हुसैन से कई मर्तबे दिल्ली में जब वो आए तो मुलाकात हुई, और उन्होंने पालिनी के कई किस्से बताए, सुनाए। पालिनी की मृत्यु की कहानी डॉक्टर होवे शेषाद्री ने, HV शेषाद्री ने सुनाई थी, जो संघ के सर कार्यवाह थे उन दिनों। मेरे ख्याल से ये बात है 93-94 वगैरह की, मतलब 92 से 95 के दरमियानी ये किस्सा है। उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। तो पालिनी से अभी तक मिले नहीं। बनारस जो मुझे बहुत प्रिय है, वहाँ पे पालिनी कन्या पाठशाला एक है, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के साथ में। तो इस तरह से पालिनी से तारुफ होता रहा। दक्षिण में कई लोगों के नाम पालिनी हैं, लेकिन वो पालिनी अष्टाध्यायी वाले और संस्कृत व्याकरण वाले पालिनी नहीं हैं। वो वहाँ की मैथोलॉजी का एक नायक है, और उसकी नवैयत और प्रवृत्तियां एकदम मुख्तलिफ हैं इस पालिनी से। ताऊ, आपको तो मैं बहुत खुश हो रहता था एक्चुअली कि मुझे बहुत कमलेश नहीं मिलते थे। अच्छा। हमारे यहाँ क्या हुआ कि मेरा नाम एक्चुअली लव कुमार था। अच्छा। लव बहुत छोटा नाम है, और हमारे थोड़े से फ्यूडल टाइप के मेरे मामा थे, तो उन्होंने कहा लव छोटा, इसका नाम थोड़ा तो बड़ा करो। तो उनमें से एक ने सजेस्ट किया यही कमलेश, क्योंकि हमारे से जो बड़े 2 भाई थे, वो एक थे राजेश, राकेश, और हमारे यहाँ फिर एशों का सिलसिला सा चल पड़ा। मेरे हमारे यहाँ पीढ़ी में का है सब के सब एश हैं, तो जितने भी आप एश से गिन सकते हो सब हमारे यहाँ मिल जाएंगे। मेरे साथ क्या समस्या हुई उसके बाद कि कमलेश बहुत नहीं मिले मुझे। बिहार में बहुत पॉपुलर नाम नहीं था ये। स्कूल में एक और कमलेश था, वो भी कमलेश सिंह था। तो उसका घर जो है वो एक सरकारी मोहल्ले में था, जिसे बिजली ऑफिस बोलते थे। तो वो बिजली ऑफिस वाला कमलेश था, मैं हॉस्टल वाला कमलेश था। क्लैरिटी थी। फिर किस्मत मुझे ले गई गुजरात, जहाँ की हर दूसरा व्यक्ति कल्पेश है और तीसरा कमलेश। तब मुझे पता चला कि कमलेश भाई तो बहुत हैं दुनिया में, मतलब फेवरेट नाम है उनका। फिर वहां से आया मैं दिल्ली में तो अजब संकट खड़ा हो गया। अक्सर मैं अखबार खोलूं तो महिला की मृत्यु होती थी जिसका नाम कमलेश था, उम्र 48 साल थी। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये महिलाओं के नाम कमलेश होते हैं। संतोष भी होता है महिलाओं का नाम। तो फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे नाम में महिला पुरुष नहीं होते, उसके बाद क्या लगता है उससे होते, सिंह है या कौर है ना। हमारे सबसे बड़े मामा की दूसरे नंबर की बिटिया का नाम संदेश है। बताइए। तो ऐसा है, अभी नवजोत की वाइफ का भी नाम नवजोत है ना। तो घर में चिट्ठी आती होगी तो लड़ाई होती होगी। हाँ, उनके तो कार्ड में लिखा होगा नवजोत वेड्स।
दोनों के लिए काम चल गया, क्यों? तो कमलेश उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ज्यादा है। उस समय नाम रखने में ना बहुत सहूलियत नहीं बरती जाती थी। अभी जैसे होता है ना, ए से नाम करना, क्यों? अरे रिजल्ट निकलेगा तो ऊपर में होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जेड से रख लो, तो नए नए जियान, जुडान, इस तरह के नाम ढूंढे जाते हैं कि ढूंढने में आसानी होगी, लिस्ट होगा तो नीचे होगा। ये आर और एस वाले सबसे ज्यादा होते हैं देश में। तो मैं बहुत ज्यादा कमलेशों से नहीं मिला हूं। वाले इस दफ्तर में 3 कमलेश हैं। इस दफ्तर में 3 कमलेश हैं। अच्छा, एक है कमलेश शुक्ला जो हमारे एसीओ में है, एक है कमलेश सुतार जो बॉम्बे में है। तो अगर मैं ईमेल करता हूं तो कुछ लोग मतलब मुझे ईमेल करना चाहते हैं, दूसरे को भेज देते हैं, कभी दूसरे को करना चाहते हैं, मुझे आ जाता है। तो नाम एक सा होने से प्रॉब्लम यही होती है। ये मतलब मैं स्मिथ के लेवल का नहीं हूं अभी, जैसे राहुल हो गया है देश में, या रोहित हो गया। राहुल, रोहित, ये वो। और आपने बोला कि राहुल में एक अंदर राज और राहुल दोनों। राज तो हाँ बहुत हो गया। और राहुल, आपने बोला कि अंदर एक स्वस्थ प्रतियोगिता का क्या भाव भी रहता है कि मैं उस राहुल जैसा बनूं, तो मुझे लगा कि सही है। ठीक है। वो उसमें एक और होता था स्कूल में, एक तो बिजली और ये वाला हर जगह नहीं होता था, तो उसमें 1 2 लगा देते, रोहित 1 रोहित 2। और उनको एक दिन बुलाया जाता था दोनों को, क्लास टीचर बुलाता था, तुम आज से रोहित 1 हो क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर 6 है, तुम्हारा रोल नंबर 18 है, तुम आज से रोहित 2 हो। हाँ। जब कॉपी में मैं रोहित 1 बोलूंगा तो तुमको रोहित 1। हमारी क्लास में सुनील के साथ ही था, सुनील 1 सुनील 2। हाँ, तो वो बोलता, जैसे कई बार होता था कि जो मॉनिटर होता था वो ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखता था बोलने शरारत करने वाले बच्चों का, जब तक टीचर नहीं आए हैं। तो उसने अगर सिर्फ रोहित लिख दिया तो वो 2 लिखा जाना था, तो आपत्ति करता था 1 वाला कि 2 भी जोड़ो वरना कंफ्यूजन पैदा होगा। हाँ, मतलब क्योंकि अच्छा, दूसरा संकट क्या है कि अब तो दुनिया चली गई है डोमेन नेम पे। तो अब आप दोनों लोग अगर चाहें कि kuldeep.com या kamlesh.com आप लोग रजिस्टर कर लें तो वो असंभव नहीं मिल सकता। और यही समस्या है ईमेल क्रिएशन में। इसलिए आपको कई बार मिलेगा कि kuldeep.m1972@gmail.com। वो सबने जब जीमेल बनाए थे ना इतने साल पहले, तब का जो स्ट्रगल था, बाप रे, वो मुझे मिल गया उस समय, क्योंकि मैं बहुत अर्ली मैंने। अच्छा, और आप एक ज्यामिति लगाते थे दिमाग में कि ये कॉम्बिनेशन चल जाएगा, और फिर बाद में लिख के आता था ऑलरेडी टेकन। अभी एक मध्य प्रदेश में कोई पॉलिटिशियन है कांग्रेस के, उनके समर्थक मुझे बार बार सवाल पूछ लेते हैं ट्विटर पे कि आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं, विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक नेताजी है झारखंड में, मंत्री टाइप के रह चुके हैं, कमलेश कुमार सिंह, तो वो है। बाकी जो है वो मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि कमलेश नाम की महिला की उम्र अगर 43-44 होती है तो उसकी हत्या क्यों हो जाती है। यार अक्सर आप निकालो कोई और कमलेश है जो नहीं चाहता कि महिलाएं कमलेश नाम की हों। हाँ, इसके पीछे एक रूठा हुआ पुरुष कमलेश हो सकता है, नाराज। ये बहुत सघन समस्या है। लेकिन वो यूजर नेम वाले में एक वो भी होता था, कूल बॉय _ रोहित। हाँ, कूल बॉय हॉट बॉय का चलन आया था उस समय। नहीं, हमने कई ऐसे लोगों को देखा, जैसे किसी ने अपना ईमेल बना लिया जीमेल पे, मान लिया कि उनका नाम सुमित है, तो सुमित कुमार आज तक @gmail.com। अब वो 2 साल बाद चले गए जी न्यूज में, अब सुमित कुमार क्या करें। हाँ। उनके साथ तो ऐसा लग चुका है ना, तो वो लगता है कि अजीब सा हो गया है उनके साथ कि वो माइके वाला सरनेम है वो भी चल रहा है, कि वो शर्मा भी लगाए हैं और भारद्वाज भी लगाए हुए हैं। हार्ट हैकर देवेश। हमारे साथ लेकिन एक समस्या है बहुत विचित्र, और ताऊ सुनेंगे तो हंसी आएगी इनको, कि सामान्य मानवी की सैंडविच नहीं जानता है, लेकिन उनको लगता है कि जैसे तारिणी सारिणी वैसे पारिणी। तो हमको प्रायः जो मेल आते हैं, हाय मैम, डियर मैम, है ना, इस तरह के संबोधन। फिर मैं प्रयास पूर्वक इन सभी लोगों को व्हाट्सएप या ईमेल पे अपनी फोटो भेजता हूँ कि इसमें आपको मैम कहाँ दिखी। मुझे दिल्ली में ऐसे कुछ पत्र आते थे, वो उसमें मैडम करके संबोधित किया हुआ है। लेकिन कई बार इसका फायदा होता है। जैसे एक बार क्या हुआ, ये यहाँ डकैती हुई, एक घर में डकैत घुस गए और बोले कहाँ है, कौन पकड़ के लाओ। तो पता चला 2 बुजुर्ग, एक कपल रहता है, बुजुर्ग कपल, एक बुढ़ा एक बुढ़िया। तो पहले बुढ़िया को पकड़ लिया उसने, जो बूढ़ी अम्मा थी, और उनका गर्दन पकड़ के, कौन है तू, बता कहाँ रखा है सोना, क्या नाम है तेरा। बोले बेटा छोड़ दो, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा नाम सुशीला है। सुशीला तो मेरी माँ का नाम है। डकैत ने उनको छोड़ दिया, छोड़ो हटाओ, बुढ़े को बुलाओ। तो वो जो बुढ़े अंकल थे उनको पकड़ा, बता किधर रखा है सोना, क्या नाम है तेरा। बोले बेटा मेरा नाम तो वैसे
आत्मा प्रसाद है तो प्यार से मुझे भी सुशीला ही कहते हैं। तो ये फायदा भी है कभी। और ये जो इतना जो है मतलब उत्तर भारतीयों को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो एश है ना वो पुरुषों के एंड में लगता है। तो जैसे विनेश फोगट हैं या बहुत सारे दिनेश कौर भी हैं, इन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि थोड़ा अब चेंज करिए, इन शब्दों के कुछ अर्थ होते हैं और एश जो है वो देवताओं के लिए होते हैं, देवियों के लिए ईश्वरी ऐसा है, तो ऐसा कुछ एडजस्ट कर लें। हाँ वो तो ईश से बना है ना, ईश तो पुरुष हाँ है। तो ईश संधि में ई और आ मिलकर के ए बनता है, वो नियम है। और एक और किस हम नाम होने के नुकसान या एम्बेरसमेंट, जैसे मैं वो कुलदीप सेंगर का जिक्र कर रहा था, वो एक खबर हमने पढ़ी थी कि सद्दाम हुसैन नाम के, अरे राहुल नाम के जितने लोग हाँ सबको कितना हैरेसमेंट देखना पड़ता है। हाँ तो वो सद्दाम हुसैन जो थे वहाँ इराक में, उनके फादर वहाँ सरकारी नौकरी करते थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था ये बोलते हुए कि आपने अपने बेटे का नाम सद्दाम रखा है तो आपका उस पार्टी से जरूर कुछ संबंध रहा है, आपका कोई, आप सिंपैथाइजर रहे हो, आप साबित कैसे करोगे कि आप नहीं हो। तो वो नहीं साबित कर पाए, कोई और तरीका नहीं था, उनको निकाल दिया। इस देश में बहुत सारे बच्चों को एक टाइम में सद्दाम नाम रखा गया था, कविताएं पढ़ी जाती थी। एक बार बाबा ने सुनाया था इसी मंच पर सद्दाम के नाम को लेकर। नीरज ने खादी युद्ध जब शुरू हुआ तो उस वक्त लखनऊ में कवि सम्मेलन में गोपाल दास नीरज कविता पढ़ रहे थे कि मर्दानगी का जिक्र जब कभी भी छिड़ेगा हम लोग बड़े फक्र से सद्दाम कहेंगे। तो फिर ओसामा का भी नाम कई लोगों ने अपने बच्चों का बिल्कुल रखा, बिल्कुल, क्योंकि उसे एक इस्लामिक योद्धा के रूप में, जिहाद के मुजाहिद के रूप में देखा जाता था। अब जो है वो शायद नहीं रखें लोग, क्योंकि वो मारा जा चुका है और एक्सपोज भी हो गया है। शायद टेररिज्म को लोग अच्छा नहीं मानते, पर बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी हम लोगों के मन में ये रहता है, हमारे जो नाम है सभी के वो रखे तो गए हैं किसी किसी महान लोगों के नाम पर ही ना। नहीं, अब योद्धा बदल जाएंगे। तब अब आगे जैसे होगा ना, तो कोई अगर शाहरुख खान बनेगा घर में तो उसका नाम रखा जाएगा शाहरुख पृथ्वीराज खान। तो नाम जो रखने का तरीका है, मोहम्मद राम पठान, इस तरह से उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो हम नाम जो भी हो, जहां से भी इंस्पायर्ड हो, वो अच्छे कैरेक्टर का हो, वीर हो, साहसी हो, बड़ा योद्धा हो। कोई भी आदमी अपने यहाँ जो है दुर्योधन नहीं रखता, भीम रखता है, अर्जुन रखता है, युधिष्ठिर बहुत कम मिलते हैं पर होते हैं, नकुल और सहदेव बहुत कम नाम है, जैसे महाभारत में भी इनकी चर्चा नहीं होती वैसे नहीं हो रही है। कमलेश जितने हैं बहुत ही विचित्र हैं और ये बात मुझे हमेशा सालती रहेगी कि बचपन का प्यार कमलेश ने बनाया था। हाँ, कमलेश बारोट नाम है उनका, जिन्होंने बचपन का प्यार नाम का गाना बनाया जो बहुत हिट हुआ है। ठीक है, अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद, पर गुजरात में ये है ना, एक पत्थर कस के मारो तो किसी कमलेश को ही लगता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद न्योता वाले श्रोता। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक टू तीन ताल। और न्योता वाले श्रोता में कुछ पहले जो पिछले एपिसोड पर रिएक्शन आए छोटे छोटे, वो मैं बताता हूँ, फिर एक आध चिट्ठियाँ ले लेंगे बड़ी। अनूप कुमार ने लिखा है, ये अपना जो तीन तालिया नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर उन्होंने भेजा है। कई दिनों से सोच रहा था कहूँ, तबले की धुन से उकताहट होने लगी है, अब नई धुन शानदार है, आवाज़ गुणवत्ता बहुत अच्छी है लेकिन तेवर वही बेखौफ है। वाह तीन ताल, मज़ा आ गया। वाह भाई वाह वाह। हाँ, हम लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है, ये नया वाला म्यूजिक आया है, बहुत बढ़िया। और ये एकदम वायरल फीवर की तरह हमारे दफ्तर में फैल गया है। अभी ये हो गया है कि एक अरे इनको शेयर करो यार तीन तालिया ग्रुप पे। हाँ, रिंगटोन बनाएंगे लोग। हमारी तो तीनों की रिंगटोन वो बन चुकी है और नहीं, हमारी टीम में कई लोगों की बन गई है और अब एक फोन बजता है तो 30 लोग पलट रहे हैं। ठीक है, ये भेजते हैं, ये रिंगटोन भेजते हैं। अब हिरेन भोजानी ने लिखा है कि एक बेबाक बुधवार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी बनता है। इस पर बैटमैन ने लिखा है, वो बैटमैन नाम से ही अपना व्हाट्सएप पे भी उन्होंने बैटमैन लिख रखा है, ब्रूस वेन जो। निसंदेह बनता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने न केवल एक पीढ़ी को शिक्षित किया है बल्कि अंकल लोग भी यहीं से ज्ञान अपडेट करते हैं। मिक्की चौधरी ने
भेजा है कि यूनेस्को ने हमारे 3 ताल को बेस्ट पॉडकास्ट का दर्जा दिया है। बेबाक बुधवार भी बेस्ट पेस बताया गया है। सच्चे 3 तालिये देखते ही शेयर करें, इग्नोर ना करें। अगले शनिवार तक कोई शुभ समाचार की प्राप्ति ये होगी। देखिए चक्र इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सोचा ना था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चर्चा के ठीक बाद मिक्की ने जो है उनके लिए एक पोस्ट कर दी है। तुरंत। तो जय हो के साथ इन्होंने खत्म लेकिन किया। अब पर्याप्त कारण है कि आप इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बातचीत करें, हाँ, वो कभी है ना? बेबाक में या 3 ताल में बिल्कुल, कहीं पे भी। इस बात को वायरल कर दो। हिरेन भोजानी ने एक वाक्य और लिख के भेजा है बाद में कि लीज पर मिले हुए देश में इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी ठीक नहीं। ये इन्होंने मिकी चौधरी के लिए लिखा है। वाह। कुमार हैं जो टेक्सास यूएसए से लिख करके उन्होंने दूसरी बार चिट्ठी भेजी है और इनकी चिट्ठी हमने 51वें एपिसोड में ली थी। तो इन्होंने उसके बाद लिखा है कि एपिसोड 51 में मेरे निवेदन और मेरे द्वारा भेजे गए मीम का जिक्र करने के लिए त्रिमूर्ति का धन्यवाद। आमतौर पर मैं इस पॉडकास्ट को अपने ऑफिस से आवागमन के दौरान 20 मिनट की किश्तों में सुनता हूँ। मंगलवार को घर वापस आते समय पॉडकास्ट में अपना नाम सुनकर मुझे उसी खुशी की अनुभूति हुई जो शायद रेडियो सिलोन पर अमीन सयानी के मुखारविंद से अपना नाम सुनकर झुमरी तलैया वासियों को होती होगी। खैर, वैसा ही एक महाकाव्य में कहा गया है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बदलते सालों में भी कुछ चीजें वैसी ही रहें तो और भी अच्छा होता है। इस विचार के साथ मैं भी न्योता वाले श्रोता में वॉइस नोट्स ना रखने की अपील का समर्थन करता हूँ। जिन श्रोता ने एपिसोड में ये अपील की थी उनका नाम याद न रखने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका कुमार, टेक्सास, यूएसए। क्या बात है। और भाई, संगीत के बारे में बाकी बातें तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो 6 कैसेटों वाले पैक में लिखी ही होती हैं। अगली चिट्ठी अभिषेक जुनेजा की और इन्होंने लिख के भेजा है कि 3 ताल एपिसोड 54 के प्रोडक्शन के क्या कहने। आवाज को बढ़िया कंप्रेस किया गया और इक्वलाइजेशन भी प्रिसाइज था। ये साउंड समझते हैं। वाह। कपिल सर को इन्होंने 2-3 इमोजी बनाई है, वणक्कम समझ सकते हैं। कपिल सर को वणक्कम भेजा इन्होंने। नहीं, वलक्कम मत कि लोग दूसरी मुझे समझ लेंगे। अच्छा, तमिलनाडु को वलक्कम। पाणिनि सर के पान काटने वाली कैंची से फोड़ा काटने वाले एक्सप्रेशन ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया है। मैं क्योंकि कई ऑडियो बुक्स सुनता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पाणिनि सर बहुत ही अच्छे नैरेटर बन सकते हैं। अगर कभी कभी वे अपनी कोई पसंदीदा कविता, शॉर्ट स्टोरी एपिसोड के एंड में नरेट करें तो मज़ा ही आ जाए। सुना ही रहे हैं गुरु, लगातार सुना रहे हैं आपको। इतने किस्से सुना दिए हैं। आपको तो ये पत्र में लिखना चाहिए था कि कुलदीप अपनी कहानियां कब सुनाएगा। आज इतनी कहानियां सुनाई ये मुझे ना आपने टाइपकास्ट कर दिया है। कमलेश सर से पंस 101 का ट्यूटोरियल लेने की इच्छा है और कुलदीप भैया की मिमिक्री के क्या कहने। इन्होंने वो नोएडा वाला सुन लिया, फॉर्च्यूनर। वॉइस नोट को लेकर के लोगों का आ रहा है कि ना लें। 2-3 चिट्ठियां आई हैं कि वो उसके बजाय आम चिट्ठियां, टेक्स्ट वाली चिट्ठियों में ज़्यादा मज़ा आता है। पर एक वॉइस नोट आया है मोहम्मद बोहरा का, यूएई से, और ये ऑडियो चिट्ठी इन्होंने वॉइस नोट भेजा और फिर एक और वॉइस नोट भेज करके ये बताया कि भाई ये मैंने जॉगिंग करते हुए रिकॉर्ड किया है। तो वो सांस कहीं कहीं फूल रही होगी, पता लग रहा है। मैं सुनवाता हूँ आपको। गुड इवनिंग। ये मेरा वॉइस मैसेज जो है 3 ताल के लिए है। काफ़ी अच्छा ये आपने ये जो 3 ताल का कार्यक्रम आज तक पर है, इसमें काफ़ी ज्ञानवर्धन बातें भी होती है और कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के बारे में। सबसे पहले पाणिनि बाबा के बारे में कि उनकी जो बात के साथ साथ हर बात पर जो व्यंजन के साथ जोड़ने की कला है वो अलौकिक है। जो ताऊ है, कमलेश जी ताऊ, उनका जो स्पष्ट, सटीक और पॉजिटिविटी है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कुलदीप बाबू के बारे में तो क्या कहने, वो आप दोनों को एक ही ट्रेन में सवार कराकर सही गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो उनका भी योगदान काफ़ी अभूतपूर्व है। सवाल मेरे मन में कई हैं, बट अभी जो मुझे याद आ रहे हैं, एक तो ये नवैयत जो बोलते हैं बाबा बार बार, नवैयत का शब्द उनको कहाँ से मिला ये ज़रा बताएं। दूसरा, जो परिचय जो एक श्रोता ने पहले कहा था, तो आप लोगों का जो परिचय है वो थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दे दें। और तीसरा मेरा सवाल है कि आज के परिप्रेक्ष्य में लोग जो है वो स्वार्थी हो गए हैं जरा, तो ये स्वार्थी होने
के ऊपर कभी थोड़ी सी बात की जाए कि क्या किसी का स्वार्थी होना ज़रूरी है या फिर निस्वार्थ से भी ज़िंदगी जी जा सकती है। तो मोहम्मद बोहरा ने 3 चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं नवैयत। भागते हुए कह रहा हूँ, मतलब जॉगिंग करते हुए, तो ठीक है। और अच्छा लगता अगर आप कहीं पे टिक के रुक के हाँ। ये पत्र हमें रिकॉर्ड क्योंकि करके हवा भेजते हैं। खड़खड़ा रही है आपके हाँ। ईयरफोन से टकरा के। बिल्कुल। और हवा की नवैयत यही है कि वो टकराती है। और नवैयत पे ना आपने भाई मोहम्मद बोहरा, हमने अगर आप सारे एपिसोड सुनते हो तो नवैयत पर पहले बात हो चुकी है। मुझे अभी ठीक से एपिसोड याद नहीं है, बट शायद 51वां या 52वां एपिसोड होगा। एक बार आप सुनिए, आखिर में सबसे बात हो चुकी है नवैयत की। नवैयत क्या है? और ब्रीफली बता दें, नवैयत का माना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक होता है कैरेक्टर जो अखलाक है आदमी का, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके हाव भाव आदत में पता चलती है, हाँ। वो उसकी नवैयत है। और तासीर व तसव्वुर का अकीदा है। और परिचय की बात इन्होंने कही है कि अपना परिचय, तो वो भी हमने आगे के लिए खूंटे पे टांग रखा है, वो करेंगे उसको। एक हम तीनों के हाँ, बारे बहुत में प्रेशर है। हाँ। हमको एक दिन बता देना चाहिए कि हम लोग मतलब इतने चीप हैं तो कैसे हैं। बिल्कुल। हालांकि मुझे लगता है कि हमारे बारे में जितना जानने की जरूरत या जितनी जानकारी उपयोगी है वो तो सबको उन है। सारे लोगों को हो ही चुकी है हाँ, जो 3 वो ताल धीरे-धीरे सुन रहे करके हैं। सब बताई हाँ, दिया है। हमारे और- बचपन की कहानी से लेके हमारे मम्मी पापा की कहानियां कई से बार मैं लेकर के जैसे इस सवाल पे स्कूल क्योंकि- कॉलेज हॉस्टल के लिए मुझे तो घर जा चुका है कई बार कि नहीं, बहुत बोलते हो। और कई श्रोता भी ये सवाल पूछ चुके हैं कि आप लोग अपने बारे में कभी बात करें कि हम लोग क्या, तो वो 5WH अगर आप छोड़ दें कि कब कौन कहाँ क्या कैसे क्यों, ये वाली लड़ाई में अगर ना पड़े, तो इस सवाल पे सोचते हुए मैं ये पाता हूँ कि मैं अपने बारे में जितना 3 ताल में बता चुका हूँ, इतना तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ। वो किस्सों में खोजिए। हाँ। किस्सों में बता दिया सब हाँ। कुछ उसमें है। और तीसरी चीज, क्या स्वार्थी हुए बिना एक सफल और सुखी जीवन जिया जा सकता है? एकदम नहीं, क्योंकि निस्वार्थ कुछ होता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उसमें मोक्ष का स्वार्थ होता है। जो लोग कहते हैं कि वो निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में लगे हैं, उसमें स्वर्ग का, जन्नत का भाव होता है। आपका हर कृत्य आपके दिमाग में बैठी हुई ग्रंथियों को संतुष्ट करने के लिए होता है, वही आपके जीवन का स्वार्थ है। आप स्वार्थ से पैदा हुए, आप स्वार्थ में जाते हैं। मैं निस्वार्थ हूँ, ये मेरे स्वार्थ में है। मैं इतना स्वार्थी हूँ कि निस्वार्थ हूँ। हाय हाय। गजब। यो जो तक कर रही एक ही लाइन, यो भारी पड़े पूरे प्रवचन पे। यही तो आती है चिट्ठी में कि वो एक ने बहुत अच्छा लिखा, अंकित ने शायद लिखा था कि बाबा की बात से सहमत हो रहा होता हूँ, अचानक से ताऊ आ जाते हैं और एक बात कहते हैं नहीं ये ज्यादा सही है। तो ये है। और 3 ताल के 55वें एपिसोड में अब इतना ही, इसको विराम देने का समय आ गया है। और अगले 56वें अंक में हाँ। भाइयों बहनों, 56 माने 56। सामान्य मानविकी की बातें करनी चाहिए हमें। 56 पे बात करेंगे, 56 इंच पे, 56 भोग पे। अब हाँ, तक 56 पे। अब तक 56 पे। और 56 बड़ा सुंदर अंक है, उस पे बात करेंगे। नवंबर का वो पहला एपिसोड होगा तो वो भी याद दिला देंगे कि कान पे हाथ लगा लूं। तुम तो ठहरे परदेसी में नवंबर का जिक्र कहाँ से आता है? वो आएगा ही, अगला बिल्कुल, एपिसोड बिल्कुल। तभी है। हाँ। लेकिन उस अंक के आने तक दिवाली बीत चुकी होगी। हाँ। और लोग मेरे ख्याल से जब सुन रहे होंगे तो उस दिन वो लोग अगला 3 ताल का 56वां अंक, उस दिन वो लोग गरी की बर्फी, नारियल की बर्फी खा करके और बहनों से टीके लगवा के बैठे होंगे। गोधन पूजा पूरी हो चुकी होगी। दिवाली पे फैलाया हुआ कचरा समेटा जा चुका होगा क्योंकि बहुत तरह का कचरा फैलता है। तो कैसे ये मौका हम खो दें। आपको दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं 3 ताल की टीम की तरफ से। दिवाली से पहले और दिवाली के बाद के भी पर्वों को इसमें नत्थी समझें। ये कॉपी ए, कॉपी बी, कॉपी सी एक साथ सभी तरह की, कुल मिला के दिल का, मन का, जीवन का अंधेरा मिटे। और जीवन का अंधेरा मिटाने के लिए 3 ताल अगर आप सुनते हैं तो आपके पास सही दिया तो है ही। और नंबर वही है भाई साहब, त्योहारों की रेलगाड़ी का आनंद लो, पर नंबर 9953323303, इसको सेव रखो आप। आज तक रेडियो का आपका अपना नंबर है, इस पर आप हमें 3 ताल का ये एपिसोड सुनने के बाद या आगे भी जो भी सुने, इंस्टेंट रिएक्शन भी भेजिए और चुटकुले आप सुने ना बटोर के,
वो सारे बटोर के अच्छे चुटकुले जो आपको लगता है तीन ताल में आ सकते हैं, जो जिन पे ताऊ और बाबा भी हंसेंगे, वो चुटकुले भी आप भेज सकते हैं। आज से मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन मतलब थोड़ी मर्यादा रखिएगा, चुटकुले वैसे ही हों जो तीन ताल में शुमार किए जा सकते हो। और ईमेल आईडी radio@aajtak.com है। आजकल लोगों को व्हाट्सएप मिल गया तो लोग ईमेल नहीं कर रहे हैं, ईमेल पे चिट्ठियां पढ़ने का अपना सुख है। तो radio@aajtak.com पर आप अरे चिट्ठियां हम कविता नहीं पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, उसके बिना खत्म कैसे होगा भाइयों? देखिए ये मतलब ये सीधे ईमेल पे जो जाते हैं, इसका मतलब इनका सीधा इशारा होता है कि आप कविता नहीं पढ़ सकते। बाबा जो है हर महीने के शुरू में उनकी कविता पढ़ते हैं, जो अल्ताफ राजा साहब की। हाँ। तो मैं एक उसी स्तर की कविता पढ़ना मतलब ये कुमार विश्वासित नहीं आखिरी है ये। हाँ। कि दीप जलाओ आज दिवाली रे, धनतेरस में पैसे वाला, 14 में जो संजम टाला, दीपावली में हुआ दिवाला, हो गया बटुआ खाली रे, दीप जलाओ आज दिवाली रे। वाह। नकली घी की बनी मिठाई, नकली खोया और हलवाई, ऊपर से इतनी महंगाई भी, नोट भी निकले जाली रे। दीप जलाओ आज दिवाली रे। चीनी दिए और बाती चीनी दिए और बाती चीनी, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति चीनी, चीन ने रोजी रोटी छीनी, कितनों की काली रे। आज दिवाली रे। कल की बात पे है वो अस्थिर, आज भी कभी होगा आखिर। कल की बात पे है वो अस्थिर, आज भी, देखो मैं स्लो हो रहा हूँ, गंभीरता आ रही है थोड़ी सी। कि कल की बात पे है वो अस्थिर, आज भी कभी होगा आखिर। वस्ल की बात आई तो फिर उसने कल पर टाली रे। आए है आज दिवाली रे। और अखबारों में है जो आया, विज्ञापन का है वो सताया, हीरे का हार इतना भाया, रूठी है घरवाली रे। आज दिवाली रे। साकी सबको ही देता है, मैं खाने का वो नेता है, बैठ नजारे क्या लेता है, आगे करो पियाली रे। आज दिवाली रे। वाह। ये दीप जलाओ आज दिवाली रे। तो ये आगे करो अपनी अपनी पियाली और मजे लो। जिनको पटाखे छोड़ने हैं वो प्रदूषण वालों के कैंपेन में मत फंसो, पटाखे छोड़ो, और जो खुद पटाखे हैं घर से बाहर निकाला हो, माहौल बम बम हो जाएगा। और ये ताज़ा थी, ये कुछ साल पुरानी थी, ऐसा लगा कि एकदम बचपने की है। हाँ, लेकिन ये अभी तक एकदम मतलब ऐसा लगा कि रेलेवेंट है। एक चीज़ों पे महंगाई भी है, चीनी भी है। उसमें कुछ ऐसे थे जो पिछली सरकारों के बारे में थे, वो सरकार अब नहीं है तो हमने उसको नहीं बोला। हाँ। वाह। तो दिवाली मनाएं और अंधेरा हटाएं, चेतना का अंधेरा जरूर हटाएं, बाकी अंधेरा तो बाबा बार चेतना पे जाते हैं। सुलोचना का क्या होगा? नहीं, विकास और प्रगति की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ विकास और प्रगति की बातें, क्योंकि उनके यहाँ 24 घंटे लाइट आ रही है भाई साहब। हाँ, ये है, चेतना के घर का अंधेरा हटना बहुत आवश्यक है। तो इस दिवाली का एक ही स्लोगन है, दिमाग की बत्ती जलाओ। हर आदमी के घर में ये बहुत जरूरी है कि अपने घर में रोशनी हो, आपके मोहल्ले में रोशनी हो, और जो बाबा ने बोली उसका गांठ बांध लीजिए, दिमाग की बत्ती जलानी बहुत जरूरी है। आज के सबके दिमाग में अंधेरा गुप्त है एकदम, बाहर बहुत लाइट है, अंदर बहुत अंधेरा है। बाबा की बात का ध्यान रखना, दिमाग की बत्ती जलाओ, नहीं तो आपकी दिवाली काली की काली रह जाएगी, बाहर कितने पटाखे फोड़ लो। हाँ, तो बक चोनर नहीं बनना है। हाँ। और दूसरी हासिले एपिसोड, पहले गीली फिर सूखी याद रखिएगा। और ये जरूरी नहीं कि दिवाली पे ही हो, कभी भी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल इतना ही। बाबा, ताऊ और सरदार की ओर से जय हो। जय हो, जय हो, जय हो।